तो कैसे हो सब लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर, स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर। यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने फॉर्मूलाज कर रखे हैं, फॉर्मूलाज समझ रखे हैं, एप्लीकेशन समझ रखा है, तो आपसे ये चैप्टर बड़ा इजीली हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ज्योमेट्री तो आपको आती होगी यार, विजुलाइजेशन करना तो आता है, रिसर्च में जाने वाले है ना, विजुलाइजेशन करना तो आता है ना। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, तो हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। देखो, स्ट्रेट लाइंस में कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं है, हम स्ट्रेट लाइन के बारे में ही पढ़ेंगे बेसिकली। स्ट्रेट लाइन होती क्या है ना, स्ट्रेट लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उनके उनकी कुछ इंटरसेक्शन वगैरह चीज़ें देखेंगे ऐसी। उसके बाद उनके फॉर्मूलाज तो देखेंगे ही देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे थोड़े बहुत, है ना। बट उससे पहले कुछ प्रीलिम्स होती है, कुछ कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होनी ज़रूरी है, जो कि अगर आपको अच्छा क्वेश्चन आता है ना स्ट्रेट लाइन्स एंड एंगल्स का या कॉनिक सेक्शन का, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि तब आपको ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, जो बेसिक्स 8th 9th के हैं, 10th के हैं, अगर वो क्लियर नहीं होते, तो दिक्कत आती है। तो हम लोग पहले उसको गो थ्रू कर लेंगे जल्दी-जल्दी, है ना? फिर हम शुरू करेंगे मेन चैप्टर, ओके? तो है क्या, देखो, कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी होगी। क्या-क्या है वो? पहली चीज़, आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं? कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं? जहाँ तक हमने सुना है कि 2 बेसिस पे ट्रायंगल को बाँटा जाता है, एंगल के बेसिस पे और साइड के बेसिस पे। तो एंगल के बेसिस पे क्या-क्या होते हैं? एंगल के बेसिस पे 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। कौन-कौन से? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट हो गया, ठीक है, ऑब्ट्यूस हो गया और राइट एंगल हो गया, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से साइड के बेसिस पे भी बाँटा गया है ट्रायंगल को, ठीक है, क्योंकि यार एंगल है और साइड ही है ना, तो साइड के बेसिस पे भी बाँटा गया है। साइड के बेसिस पे 3 तरीके से बाँटा गया। पहला इक्विलेटरल। इक्विलेटरल क्या होता है? जिसमें सारी साइडें बराबर हो, जो भी स्पेलिंग होती है, ठीक है, जिसमें सारी साइडें बराबर हो। फिर होता है आइसोसेलस। आइसोसेलस जो भी स्पेलिंग होती है, आई डोंट नो, ठीक है, आइसोसेलस में 2 साइडें बराबर हो, ओके। देन आता है क्या? स्केलेन। स्केलेन में एक भी साइड बराबर नहीं होती, ठीक है, स्केलेन में एक भी साइड बराबर नहीं होती। इस तरह से एक्यूट में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, ऑब्ट्यूस में 90 डिग्री से ज्यादा होता है और राइट एंगल 90 डिग्री का एक एंगल होता है, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक है। फिर अब जब हम ट्राइंगल पढ़ते हैं, तो ट्राइंगल की सिमिलैरिटी होती है, कुछ कुछ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है, कुछ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता है। सिमिलैरिटी मतलब कि ट्राइंगल कितना सिमिलर है, यानी अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं और इस ट्राइंगल को देखूं, तो ये सिमिलर है बेसिकली, बस थोड़ा साइज में अंतर है। तो साइज में अंतर है यानी साइज बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन जो इसका पैटर्न है ना, जो पैटर्न है, जो शेप है, वो सिमिलर है बेसिकली। तो इस तरह के ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, यानी एक जैसे ही हो, ठीक है, जैसे ट्विंस हो गए, जुड़वा, है ना, जुड़वा हो गए, तो वैसी चीज है। बट ये जुड़वा नहीं है, ठीक है, ये बड़ा भाई छोटा भाई हो गया। सिमिलर दिखते हैं, फेस सिमिलर होता है, लेकिन एक जैसे नहीं होते। ट्विंस एक जैसे ही दिख रहे होते हैं, है ना, तो वैसे समझो, ओके। तो सिमिलैरिटी के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, सिमिलैरिटी का भी कुछ क्राइटेरिया होता है। क्या होता है? देखो, सिमिलैरिटी के तीन क्राइटेरिया, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, यानी एंगल एंगल बराबर हो, दो एंगल कोई भी बराबर हो तो ट्राइंगल सिमिलर हो सकता है, ठीक है, ठीक है। फिर साइड साइड साइड, यानी कोई भी 3 साइड का रेशियो, यानी मानो एक ट्राइंगल में ये ले लूं, ठीक है, एक ट्राइंगल ये ले लूं, तो इसका साइड और इसका साइड, ठीक है, फिर इसका साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, फिर ये वाला साइड और ये वाला साइड, ठीक है, इनका रेशियो बेसिकली रेशियो बराबर होगा, ठीक है, समझ आता है, ओके, समझ आता है इतना। फिर से साइड एंगल साइड, एक साइड एक एंगल, एक साइड एक एंगल और एक साइड ऐसे, ठीक है, तो एक साइड एक एंगल एक साइड का रेशियो बराबर होगा, ओके, ओके, ठीक है। इसी तरह से कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया होता है। कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या होता है? साइड एंगल साइड, यानी एक साइड एक एंगल और एक साइड बराबर होनी चाहिए दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है। एंगल साइड एंगल भी होता है इसी तरह से एंगल एंगल साइड होता है, साइड 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 होता है, तीनों साइड बराबर होनी चाहिए। इस तरह से राइट, हाइपोटेनस और साइड, ठीक है, एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनस और साइड बराबर होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फिर कुछ नहीं चाहिए हमें। अगर ये 3 चीजें हो गई तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है 9वीं में, ओके। फिर आता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कोई भी राइट एंगल ले लो, राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, है ना, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लो,
क्या करेंगे हम, इसमें जो हाइपोटेनस है उसको एस से डिनोट कर दो, जो बेस है उसको बी से डिनोट कर दो, जो परपेंडिकुलर है उसको पी से डिनोट कर दो। इतना तो हमें पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, यही कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, यानी दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम एक बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ आता है, पाइथागोरस थ्योरम समझ आती है हमें। ओके, चलो सेंट्रोइड की बात करें। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड होता है इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। तो भाई मीडियंस क्या होता है, यानी सारे मीडियंस का इंटरसेक्शन कह रहे हैं, तो मीडियन क्या है, मानो कोई ट्राइंगल है। ठीक है, एक ट्राइंगल है। अब जो मिड पॉइंट होता है ना, एक वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से आपने अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मीडियन हो गया। इस तरह से इस वर्टेक्स के, ये मानो ए है, ये बी है, ये सी है। अब इस वर्टेक्स से मैंने अपोजिट साइड की मिड पॉइंट को, दिस इज मिड पॉइंट, कनेक्ट कर दिया, ये मिड पॉइंट मान लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है, तो ये तीनों मीडियन जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं सेंट्रोइड। उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। ठीक है, जहां पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ आया सेंट्रोइड क्या है। फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला होता है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है ये। यानी अगर तुम्हें ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है x3 y3। ठीक है, ये तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो तुम कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों x कोऑर्डिनेट सम कर दिए डिवाइडेड बाई 3, तो तुम्हारा सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तीनों y कोऑर्डिनेट सम कर दिए डिवाइडेड बाई 3, और फिर तुम्हारा सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, सेंट्रोइड समझ आया, डन। आगे है, आगे क्या है हमारा इंसेंटर है। इंसेंटर क्या होता है, इंसेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। इंटरनल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहते हैं। अब देखो, मानो मैंने कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया फिर से, है ना, एनी ट्राइंगल। अब इसका इंटरनल बाइसेक्टर बताओ। इंटरनल बाइसेक्टर क्या, ये मानो ये ए, ये बी और ये सी साइड है। ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर क्या होगा, ये वाला एंगल, ये कोई लाइन होगी। अब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ये दो एंगल बराबर होंगे। तो अगर ये दो एंगल बराबर हैं तो ये जो लाइन है वो क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, ऑफ द एंगल ए। ठीक है, अब ये कहीं यहाँ पे जाके मीट करेगा। इसी तरह से यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे भी इंटरनल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कुछ होगा इंटरनल बाइसेक्टर। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ठीक है, तो जहां पे तीनों इंटरनल बाइसेक्टर मीट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंसेंटर। ठीक है, इंसेंटर एक और चीज होती है, इंसेंटर की प्रॉपर्टी एक और होती है। देखो क्या होता है कि जब भी तुम इंसेंटर देखोगे ना, इंसेंटर इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल विच टचेस दिस ट्राइंगल। ठीक है, यानी इन सेंटर से ऐसे समझो कि अंदर एक सर्कल है, इन सेंटर यानी अंदर एक सर्कल है तुम्हारा एक ट्राइंगल के। ठीक है, एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल तुम्हारा बना हुआ है। ओके, इतना समझ आता है हमें। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है बेसिकली इन सेंटर की। अगर तुम कोई ट्राइंगल ड्रॉ करो, ठीक है, उसके अंदर तुम्हारा एक सर्कल आ जाए ना, तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा ना, उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, वो इन सेंटर होगा बेसिकली उस ट्राइंगल का। ठीक है, इतना समझ आया, डन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बेसिक है, कुछ नहीं है, वही सिंपल है, x1 प्लस x2 प्लस x3, बस ABC आ गया। अभी ABC क्या है, ABC क्या है, इसकी साइड है बेसिकली, इसकी साइड है ABC। ABC इसकी साइड है। मानो ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है। साइड की लेंथ मैं कह रहा हूँ। ठीक है, साइड मतलब साइड की लेंथ, लेंथ ऑफ द साइड। ठीक है, तो ABC है, A x1 B x2 C x3। ठीक है, अब इसी तरह से ABC नीचे प्लस हो जाएगा और फिर सेम, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ax1 bx2 cx3। ठीक है, इस तरह से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ax2 ay1 by2 और cy3। ठीक है, इतना समझ आता है, और नीचे a प्लस बी प्लस सी, सिमिलर टू सेंट्रॉइड। ठीक है, सिमिलर है
एक जैसा नहीं है उतना, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैचिंग है। ओके, समझ आता है इतना? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। फिर दो तीन चीजें और हैं, जैसे सरकम सेंटर हो गया तुम्हारा। सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड। मतलब कि मानो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया तुम्हारा, ठीक है। अब इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? मानो इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं यहाँ पर है, ठीक है। जरूरी नहीं है वर्टेक्स को टच करे, ठीक है, जरूरी नहीं है वर्टेक्स को टच करे, ठीक है। ये यहाँ का इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस तरह से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मानो ये है, ठीक है। इसी तरह से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मानो ये है कहीं पे, ठीक है। ओके, समझ आया? ये है, ये सीन है कुछ। अब जो ये है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। इसको कहते हैं हम सरकम सेंटर। अब इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है, देखो कि जब भी तुम ड्रॉ करोगे ना एक सर्कल, इस सेंटर से, इस सरकम सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ करोगे, तो जो सर्कल है ना वो इस तरीके का कुछ ड्रॉ होगा तुम्हारा, ठीक है। वो कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा और ये हो जाएगा इस सर्कल का सेंटर ओ। ओके, कुछ इस तरीके का होगा और जो भी पॉइंट होंगे ना, जो भी वर्टेक्स होगा ट्रायंगल का, वो इस सर्कल को बेसिकली टच करेगा, ठीक है। इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे होगा, तो इसलिए इसको सरकम सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? ठीक है। अब इसका फॉर्मूला भी कुछ होता है, लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पेपर में भी नहीं आएगा, तो क्यों दिमाग खपाए उसमें, है ना। तो जानना जरूरी है कि कुछ है ऐसा, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि भाई हम इसका फॉर्मूला भी रटें, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि सरकम सेंटर कोई चीज अगर कहीं पे टर्म यूज की, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, कि तुम सेकंड वे से कुछ कर पाओ, है ना। अगर मानो तुम्हें फॉर्मूला थोड़ा टिपिकल भी याद भी नहीं रहेगा, तो अगर तुम्हें पता रहेगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ होता है, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसका सेंटर भी होता है, कुछ ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज अगर तुम्हें पता हो, तो तुम कर पाओगे बेसिकली पेपर में, है ना। ओके, इतना समझ आता है। फिर एक चीज होती है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने एक ट्राइंगल बनाया था, ठीक है, हमने एक ट्राइंगल बनाया था और हमने देखा था कि ये परपेंडिकुलर ऑन द साइड है, ठीक है, साइड पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेसिकली, परपेंडिकुलर भी नहीं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। जो भी हमारा ये सरकम सेंटर है वो कैसे बना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बना है। बट इन दिस केस क्या है? हमारा सिर्फ परपेंडिकुलर है फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑन अ साइड, ठीक है। अभी यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो जरूरी नहीं है इसको बाइसेक्ट करे, ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर है, ठीक है, और वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया, ठीक है। इसी तरीके से यहां से अगर मैं ड्रॉ करूं, यहां से अगर ड्रॉ करूं, मानो ये 90 है, ठीक है, थोड़ी फिगर इधर उधर हुई है, बट ठीक है, मानो ये 90 है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं, ठीक है, मानो ये 90 है, मान लो ना, मैंने बना दिया, ठीक है। एनीवेज, ठीक है, तो ये जो वर्टेक्स से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ना, वर्टेक्स जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, वो जो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं ना जिस पॉइंट पे, उसको कहते हैं हम ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो का मतलब ही होता है कि थोड़ा 90 डिग्री से रिलेटेड, है ना, ठीक है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये क्या है? ऑर्थो सेंटर है हमारा। तो हमें समझ आता है कि जब भी मैं एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तीनों वर्टेक्स से बेसिकली परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, वो परपेंडिकुलर जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को मैं क्या कहता हूँ? ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये बेसिक चीज है, ये बेसिक है, 9th का है, 10th का थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए था पहले से भी, और अभी हमने ब्रशअप कर लिया इस चीज को, ठीक है। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पे, ये भी बेसिकली 9th का ही है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? देखो, मानो तुम्हें कोई 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है, कोई 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कोई ये दे रखा है मानो, ठीक है, ये तुम्हें एक ट्राइंगल दे रखा है, ये ए है, x1 y1, ये b है, x2 y2, और ये c है, x3 y3, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब तुम्हें पूछा है ये 3 कोऑर्डिनेट तो एक ट्रायंगल तो बनाएंगे अगर तुम जोड़ दोगे तीनों को, तो है ना। अब तुम्हें पूछा इसका एरिया निकाल दो, कैसे निकालोगे, क्या प्रॉपर्टीज यूज करोगे, ठीक है। तो सिंपल डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो तुम, ठीक है। वो क्या है? ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल
ABC या कोई भी एनी ट्राइंगल ABC इज हाफ ऑफ समथिंग इन द मैट्रिक्स का एब्सोल्यूट, ठीक है, और वो इस तरीके से ओपन होता है, ठीक है। मतलब समझो, अभी ये जो मैट्रिक्स है ना ये तुम्हें याद रह सकती है, लेकिन ये वाली जो ये चीज है ना, ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये तुम्हें याद नहीं रहेगी। ये तुम्हें जो खोलना है ना मैट्रिक्स को वो याद नहीं रहेगा। वो कैसे याद रखो, देखो मैट्रिक्स मैंने सिखाया नहीं है बट स्टिल तुम अभी सीख लो क्योंकि ये चीजें काम आएंगी भाई, है ना। तो देखो कैसे खोलेंगे इसको। पहली चीज तो कि ये मानो कि x जितने ना उसको एक लाइन में लिख दो, ठीक है। पहली लाइन में x लिख दो सारे, तो मैं पहली लाइन में x लिख दूंगा, ठीक है। पहली लाइन में मैं x लिख दूंगा, ठीक है। फिर जितने y है वो सारी पहली लाइन में लिख दो, तो मैं अरेंज करके लिख दूंगा y को भी। पहली लाइन में y1, सेकंड लाइन में क्या आ गया, y आ गया, y1 y2 y3, ठीक है। अब बचा क्या, एक तीसरी बच गई, उसमें 1 1 डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग एक गेम खेलेंगे। वो ऐसा है कि मैं लूंगा x1, ठीक है, x1 लूंगा। या इसको ना शुड आई टेकन इट एज, छोड़ो इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें भूल जाओ, ये वाला भूल जाओ, ठीक है। मैं अपने तरीके से बताता हूँ तुम्हें करना कैसे है हमें, ठीक है। करना कैसे, कुछ मत करना, ठीक है। मैट्रिक्स को खोलने का ही तरीका है सिंपल, ठीक है। क्या करो, x वाली टर्म को ऊपर ले लो, x1 x2 x3, ठीक है। उसके नीचे y ले लो, y1 y2 y3, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली में, आंसर तुम्हारा बेसिकली सेम आएगा। ये तरीका ज़्यादा इजी हो जाएगा, 1 1 1, ठीक है। अब करना क्या है तुम्हें, देखो कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल गेम खेलो। इसको पकड़ो, बाहर फेंको, फिर इन दोनों को ऐसे ऐसे जोड़ दो, ठीक है, ऐसे ऐसे जोड़ दो, ठीक है। क्या किया मैंने, इसको पकड़ा बाहर फेंका, कैसे देखो, x1 पकड़ के बाहर फेंका, ठीक है, y2 माइनस y3। जब मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं प्लस कर रहा हूँ, जब मैं ऊपर जा रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ। इतना समझ आता है, इतना समझ आता है, ठीक है। तो ये ऐसे करना है, फिर तुम प्लस डाल दोगे, फिर तुम इसको पकड़ोगे, फिर तुम किसको पकड़ोगे, फिर तुम इसको पकड़ोगे, इसको पकड़ो, बाहर फेंको, ठीक है। अब इसके जैसे यहाँ से था y2 आया, इधर आया, अब इसके साथ y3 है, लेकिन इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं तो कहाँ आएंगे, इधर आएंगे। या फिर एक काम करो, इसको और बढ़ा कर दो, ठीक है, इस चीज को बढ़ा दो, ठीक है। फिर से तुम क्या लिखोगे, x1 y1 1 x2 y2 1, ठीक है। समझ आ रहा है क्या किया मैंने, बस इस टेबल को बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, ठीक है। हम कैलकुलेट यहीं तक करेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे जो चाहिए वैल्यूज उसके लिए मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। क्योंकि मैं वहां से यहाँ आने से अच्छा है मैं उधर से उधर चला जाऊँ, है ना। आ जाओ, क्या करेंगे फिर, अब कुछ मत करना, इसको बाहर फेंका, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं y को इससे जोड़ दूंगा, ठीक है, और फिर इसको इससे जोड़ दूंगा, मतलब x2 लिखा, ठीक है। y3 नीचे जा रहे हैं तो प्लस रहेगा, y3 ऊपर जा रहे हैं तो माइनस y1। अब ये क्या है, देखो y3 इंटू 1 किया है मैंने तभी y3 आया वापस, और y1 इंटू 1 किया है तो y1 ही रह गया। अगर यहाँ पे कुछ और होता 2 होता तो 2y1 हो जाता ये, ठीक है, ये 2y1 हो जाता। ये मैट्रिक्स का बेसिकली मैट्रिक्स में इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे ना तो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका हो गया बेसिकली। तो अभी से सीख लो, थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा डिटर्मिनेंट में और अच्छे समझ लेना, है ना। ओके, ये आ गया। अब इसी तरह से तुम एक और काम करोगे, x3 निकालो, बाहर फेंको, फिर x3 के साथ में क्या है, y1 है, x3 के जस्ट थोड़ा राइट में नीचे क्या है, y1 है, y1 को 1 को जोड़ो और फिर 1 को y2 से जोड़ दो। ओके, समझ आया क्या किया मैंने x3 को बाहर फेंका, ठीक है, x3 को बाहर फेंका, y1 माइनस y2, ठीक है, y1 माइनस y2, यही चीज है। सेम ही चीज आई है, देखो सेम ही चीज आई है कि नहीं आई है, सेम ही चीज आई है कि नहीं आई है, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ठीक है। इस तरीके से कर लो, है ना। ये भूल जाओ, ऐसे लिख लो, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस तरीके से भी कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब ये आ गया, लेकिन हमने क्या किया था यहाँ पे देखो एक हाफ है, हाफ तो पता है ना तुम्हें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वहां का ये हाफ है बेसिकली, ऐसा समझ लो, है ना।
वहां का ये हाफ है, तो ये हाफ लगा दो। ओके, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, एक x1 एक y1, y का मतलब एक x का टर्म एक y का टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, तो ये तुम्हारा एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, समझ आया इतना? ठीक है, कुछ आगे जानने की जरूरत है? चलें, चलो। अब एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। देखो हुआ क्या, जब हमने एरिया कैलकुलेट किया तो एक ट्राइंगल बना था ना, जब हमने एरिया कैलकुलेट किया तो एक ट्राइंगल बना था बेसिकली, है ना, ये एक ट्राइंगल बना था, तभी तो इसके अंदर कुछ पार्ट था जो हमने एरिया की तरह से कैलकुलेट किया। ओके, यानी इसके अंदर कुछ रीजन था जिसको तुम एक एरिया कह पा रहे थे। ठीक है, अब मानो कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारा ए था, ये ए था, ये बी था, ये सी था। अब मानो सी पॉइंट भी यहीं पे आ गया, इसी ए बी पे, है ना। कैसे कैसे, देखो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसका मतलब यहाँ पे मेरा ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया और यहाँ पे सी आ गया, यानी सी यहाँ पे था और ये इसको मैंने नीचे खिसका के यहाँ पे छोड़ दिया। समझ आ रहा है क्या किया मैंने? अब अगर मैंने जब ऐसे किया, इसका मतलब अब मैं इसका एरिया निकाल दूं, 3 पॉइंट तो अब भी है मेरे पास ए बी सी। ठीक है, क्या कह रहा था ये कह रहा था कि मेरे को 3 वर्टिसेस दे रखे हैं फॉर ट्राइंगल, मुझे पता नहीं है ना कि ट्राइंगल है कि नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा ना ज्योमेट्री बना के। तुम्हें कोई 3 पॉइंट्स दे दूं मैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे, तुम्हें पता लगेगा कि वो ट्राइंगल बना रहे नहीं बना रहे, है ना? नहीं पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? जब तो तुम पॉइंट करके नहीं देखोगे। ओके, तो मुझे नहीं पता, अब हो सकता है इसी लाइन पे लाई कर रहे हो, तब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया तो 0 हो जाएगा। तब क्यों हो जाएगा? क्योंकि लाइन का तो कोई एरिया नहीं होता ना, लाइन इज अ 1D फिगर, 2D तो नहीं है ना, तो लाइन का कोई एरिया नहीं होगा। अब एरिया नहीं होगा तो एरिया हम निकालूं, अगर मैं एरिया निकालूं लाइन का, तो क्या आएगा, वो 0 आएगा। सिमिलर तरीका, सिमिलर चीजें करनी है। ठीक है, इस चीज को ऐसे ना लिख के, ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिखो जो मैंने बताया, x1 x2 x3। ठीक है, इजी पड़ेगा, y1 y2 यहाँ पे आ जाओ, इधर लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखोगे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ट्राइंगल लिखा मैंने, लेट वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, तो देन the vertices are co-linear। ठीक है, vertices are co-linear, तो अगर ये एरिया 0 हो जाता है तो वर्टिसेस कोलिनियर हो जाते हैं। तो एरिया को कैसे निकालना है मैंने तुम्हें बताया, x1 x2 x3। ठीक है, y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, ये कर लो। ठीक है, और इसको हाफ कर दो। ठीक है, अभी यहाँ पे भी हाफ आना था, ठीक है, यहाँ पे भी हाफ आना था, बट बेसिकली अगर तुम ये 0 हो जा रहा है तो हाफ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना वहाँ पे, तुम हाफ को उधर पे दो, वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ है। अब ये कर लो बेसिकली एरिया निकालने के लिए, ये वाला तरीका लगा लो। और जैसे मैंने तुम्हें बताया कि x1 y2 1 माइनस y3 x2 y3 जाते कैसे हैं, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस कहते हैं इसको, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ऐसे फिर 1 2 3। ओके, इस तरीके से जाओगे। अभी जो यहाँ की टर्म है वो तुम्हें पता है लिखनी होती है ना, वो लिख के कर लेना, सिंपल, दैट्स इट। ओके, ठीक है, इतना समझ आता है हमें, कोलिनियरिटी समझ आती है। ठीक है, कोलिनियरिटी के साथ एक और चीज कर लेते हैं। ठीक है, जब हमने पढ़ ही लिया है कि लाइंस 3 पॉइंट, छोड़ो अभी नहीं, आगे करवाता हूँ, आगे करवाते, आगे करते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है, a point A divides the join of the points this and this in the ratio k/1 and the coordinate of points B and C are this and this respectively. If the area of triangle be 2 units then k is equal to। क्या कहना चाहता है कि एक पॉइंट A है, ठीक है, एक पॉइंट A है, मानो तुम्हें 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, -5 और 1, और तुम्हें कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 and 5। अब एक पॉइंट ए है
जो डिवाइड करता है इस दोनों पॉइंट्स की जॉइन को, यानी अगर इस दोनों पॉइंट को तुम ज्वाइन कर दो तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा तुम्हें, ए पॉइंट मिलेगा जो कि इस दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करता है, बेसिकली इस पूरी लाइन को डिवाइड करता है इन अ रेशियो k/1, यानी k/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स B and C आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। B and C कोई पॉइंट्स हैं, वो ये है ये है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी 2 यूनिट देन k इक्वल टू, अब दो तुम्हें पॉइंट और दे रखे हैं B and C, ठीक है। एक पॉइंट ये रहा, क्या दे रखा है 1,5, ठीक है, और एक पॉइंट ये दे रखा है 7,-2, ठीक है। अभी ये पॉइंट के ही तुम्हें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मानो x, y है ना। अब तुम्हें ये ट्राइंगल मिल गया, ठीक है, ये कोई ट्राइंगल मिल गया, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालोगे, फॉर्मूला पुट करो एरिया निकालोगे, फॉर्मूला पुट करो एरिया निकालो। अभी क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला नहीं बताया, ठीक है, मैंने तुम्हें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला नहीं बताया, तो मैं ये क्वेश्चन यहीं पे छोड़ते हैं हम, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला करते हैं, वापस आएंगे पीछे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला करके वापस से पीछे आएंगे, ठीक है। चलो चले, नया टॉपिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पहले भी पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा हमने, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, काफी जगह पढ़ा भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। देखो क्या क्या पढ़ा था हमने, रिविजिट कर लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा था कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन पढ़ा था, समझ आता है। हमने पढ़ा था पोलर, समझ आता है। फिर हमने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था कुछ कुछ, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स की बात है, कोई आर्गेंट वगैरह, ठीक है। कार्टेशियन की बात करते हैं तो कार्टेशियन क्या था कि भाई एक एक्स होगा, एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, ठीक है। एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है। अब जो भी तुम्हारा कोऑर्डिनेट होगा वो तुम लिखोगे कैसे, वो तुम ऐसे लिखोगे x, y, यानी x वाला पार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट वाला पार्ट इज ऑन द y वाला पार्ट इज ऑन द राइट साइड, ठीक है। एक और चीज नेमिंग की बात करें तो x वाले एक्सिस को कहते हैं एब्सिसा, ठीक है। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ वो सुनो, ठीक है। फिर y वाले को कहते हैं हम ऑर्डिनेट, ठीक है। और दीज टू टुगेदर फॉर्म कोऑर्डिनेट, जो कि x, y है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलके टुगेदर क्या फॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेट। राइम हुआ ना, ठीक है, ओके ओके। तो ये दोनों क्या फॉर्म करेंगे, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, x, y, x, y डिनोट कैसे करते हैं, एब्सिसा पे x डिनोट कर दो, यहाँ पे कोई x होगा तुम्हारा, ठीक है, टक 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 टक, यहाँ पे कोई y होगा, टक 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 टक, और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा x, y, ठीक है। समझ आता है इतना, इतना समझ आता है हमें या नहीं आता है, हमें आता है, ठीक है। इसी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट हो गया। पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, इसी पॉइंट्स को दिखाने का एक तरीका है। कैसे, मानो यहाँ पे तुम्हारा कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कुछ थीटा एंगल होगा, यहाँ से होगा बेसिकली, है ना, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, है ना, ओके। यहाँ से हमारा थीटा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, और ये कोई डिस्टेंस है, इसको आर मान लो, यानी यहाँ से यहाँ तक लेकर डिस्टेंस क्या है, आर है, ओके 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 ओके, समझ आता है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो एक्स एक्सिस होता है, जो एब्सिसा होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, आर कॉस थीटा, ठीक है, और ऑर्डिनेट क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी, देखो यहीं पे आओ वापस कार्टेशियन में। अगर हम कार्टेशियन पे ही बात करें वापस से, तो मैंने तुम्हें बताया होगा, रेड पे आते हैं, मैंने तुम्हें बताया होगा कि ये जो है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये x है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट y है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये x डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल ये y डिस्टेंस है। और अगर तुम ये निकालना चाहो दिस हाइपोटेनस की लेंथ, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, यूजिंग पाइथागोरस, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। दिस इज नॉनदलेस बट दिस इज नथिंग बट ए डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि तुम इस यहाँ से डिस्टेंस निकाल रहे हो। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग क्या है, देखो अगर मैं तुम्हें मिसिंग टर्म बताऊं, बेसिकली हम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, यहीं पे डिस्टेंस फॉर्मूला की बात कर लें, कुछ नहीं है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करूं तो यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है। अगर कुछ नहीं दिख रहा होता है तो क्या होता है, वहाँ पे जीरो होता है। जहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा वहाँ पे क्या है, जीरो है, जीरो है। जैसे सेट में जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे फाई है ना, इसी तरह से यहाँ पे जीरो है। अब देखो इसी चीज को मेरे को लिखने का तरीका, क्योंकि जीरो कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं डिस्टेंस,
ये मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ये मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, देखो 0,0 से, है ना, एक्स भी 0 है, एब्सिसा भी 0 है और ऑर्डिनेट भी 0 है वहाँ पे, है ना। आ जाओ वापिस आओ यहाँ पे, क्या कहना चाहता था मैं कि वहां पे कुछ तो मिसिंग है, ठीक है। वो इतना सा ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं हो सकता ना, कुछ तो मिसिंग है, कंपैरिजन मिसिंग है। बेसिकली कंपैरिजन कर लेते हैं। कहाँ से कर रहा था मैं? ओरिजिन से कर रहा था, ओरिजिन से ही तो कर रहा था। x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी चीज को जनरलाइज कर दूं, मानो एक पॉइंट मेरा ये है, ठीक है, एक पॉइंट मेरा ये है और दूसरा पॉइंट मेरा ये है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x डैश, y डैश, ठीक है। तो अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो, या फिर इसको लेट मी टेक इट एज x1 y1, ठीक है, x1 y1 एंड दिस वन इज x2 y2, ओके, दिस वन इज x2 y2। नाउ अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो तो व्हाट वाज द मिसिंग टर्म देयर? यहाँ पे क्या मिसिंग था? एक रेफरेंस बेसिकली, वो तो ओरिजिन था यहाँ पे, ठीक है, इसलिए दिख नहीं रहा था। यहाँ पे तो कुछ रेफरेंस है और दिखेगा भी, है ना, तो वो कर लेते हैं। सिमिलरली इफ वी जनरलाइज दिस, मैं क्या लिख सकता हूँ? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 लिखो, x1 माइनस x2 लिखो, फर्क पड़ेगा क्योंकि इन द एंड तो स्क्वायर करना है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लिख दो, ठीक है। प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ आता है इतना? दिस इज नथिंग बट अ डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे, ठीक है। ये समझ आया? सिमिलरली इसी ग्राफ पे एक और चीज देख लेते हैं, वो क्या है? हमने बात की कुछ एंगल होता है, ये थीटा होता है। अब ये एंगल को क्या कहते हैं? इस एंगल को क्या कहते हैं? इस एंगल को कुछ नहीं कहते, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ अ लाइन, ठीक है, एंगल ऑफ अ लाइन, ठीक है। अब इसी एंगल का मैं टेंजेंट निकाल दूं अगर, ठीक है, टेंजेंट मतलब कि अगर मैं लिख दूं tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाता है? tan थीटा हो जाता है स्लोप, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे स्लोप के बारे में, बट आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस टर्म। क्या कह रहा हूं मैं? इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बस कि स्लोप होता है कुछ। स्लोप क्या होता है? दिस tan थीटा, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ द लाइन, ठीक है। जो भी लाइन बनी है उसका टेंजेंट, ठीक है, उसके एंगल का टेंजेंट बेसिकली वो क्या है? तुम्हारा स्लोप है, ठीक है। नाउ 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 स्लोप को दिखाने का एक और तरीका होता है, देखो, स्लोप को तुम टेंजेंट tan थीटा लिख दो, या फिर इसी को मैं m लिख के डिनोट कर देता हूं, ठीक है। यानी इस लाइन का स्लोप क्या है, या इस लाइन का स्लोप क्या है? यहाँ पे थीटा डैश लिख देता हूँ, तो इस लाइन का स्लोप क्या है? tan थीटा डैश, या फिर m डैश कह देता हूँ, है ना, m डैश कह लो, तो m डैश इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ओके। इतना समझ आया? स्लोप समझ आया क्या होता है, ठीक है। तो हमने स्लोप देख लिया, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देख लिया, ठीक है, हमने डिस्टेंस देख ली क्या होती है ना, ओके। और कुछ बचा इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में? और कुछ बचा? पोलर फॉर्म देख ली हमने। पोलर फॉर्म क्या? ये r क्या है बेसिकली? r इज द डिस्टेंस, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? अगर मैं r भी लिखना चाहूं तो इधर r क्या हो जाएगा? r इज नथिंग बट बेसिकली r इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। x क्या है, y क्या है? वो जस्ट सिंपल कोऑर्डिनेट है कार्टेशियन में, है ना, सिंपल कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट है। अगर मैं इसको मैं x, y की टर्म में लिखना चाहूँ, x, y की टर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं r को ऐसे लिख सकता हूँ, r को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना समझ आता है हमें, ठीक है। आगे चले, आगे चले, आ जाओ भाई, चलो सर, व्हाट इज हैपनिंग? हाँ, ठीक है। अब आता है सेक्शन फॉर्मूला। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ना है अब? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। क्या बोलता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स p1 x1 एंड दिस इन m रेशियो n, ठीक है। क्या कहना चाहता है? सिंपल टर्म में समझो कि एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कुछ p1, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है p2, इसका कुछ कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट हो सकता है x2 y2, ठीक है। ये समझ आता है? हाँ। अब अगर मैं इन दोनों लाइन को जोड़ दूं, जोड़ दिया, ठीक है,
अब एक पॉइंट बीच में कोई ऐसा है मेरे पास विच आई कॉल एज ए, जो पॉइंट इस पूरी लाइन को एक रेशियो में बांट दे रहा है, और वो रेशियो क्या है? दैट रेशियो इज m n, ठीक है, m रेशियो n में बांट दे रहा है, ठीक है। तो यहां से मेरा आया सेक्शन फॉर्मूला कि कुछ सेक्शन बना दिया इसने, एक सेक्शन ये एक सेक्शन ये, ठीक है। उस सेक्शन का रेशियो क्या है? बेसिकली ये m पार्ट है, ये n पार्ट है। किसी भी एक यूनिट को तुमने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक को तुमने m पार्ट का, एक को तुमने n पार्ट का, ठीक है। दिस टर्म कंटेन m एलिमेंट, दिस कंटेन n एलिमेंट, ठीक है। इतना समझ आता है? यानी इतना पार्ट तुम्हारा m एलिमेंट है, इतना पार्ट तुम्हारा n एलिमेंट है, ठीक है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी अगर ये m सेंटीमीटर होगा तो ये n सेंटीमीटर होगा, दैट्स इट, या फिर उसका मल्टीपल होगा, either way it is possible, ठीक है। ओके, इतना समझ आया? अब ये फॉर्मूला कहां से आया? कुछ दो चीजें हैं, देखो, ये तो इंटरनल डिवीजन हो गया, ये हो गया इंटरनल डिवीजन, यानी अंदर से तोड़ा है, अंदर से तोड़ा है इसको, बाहर से तोड़ दे। अगर बाहर से तोड़ना मतलब क्या होगा? या मानो एक पॉइंट तुमने P1 यहां ले लिया, एक पॉइंट तुमने P2 यहां ले लिया, ठीक है। अब तुमने कहा कि यहाँ पे तुम एक ए लेना चाहते हो, ठीक है। यू आर टेकिंग ए समवेयर आउटसाइड दिस लाइन, ठीक है, इस लाइन के बाहर कहीं ले रहे हो, तो मानो यहाँ पे तुमने ए ले लिया, ठीक है। अब ये 1D में ही लो, 2D में हम नहीं जा रहे क्योंकि ये 1D में ही ले रहे, यानी अगर तुम इस लाइन के अलोंग जा रहे हो ना, तो इसी लाइन के अलोंग कहीं पे लो, इस दोनों पॉइंट के बीच में मत लो, इस दोनों पॉइंट के बाहर लो, ठीक है, किसी एक साइड की, या तो उधर ले लो इधर ले लो, ठीक है, 1D में। ओके, 1D की बात चल रही है, ठीक है। 2D में भी फॉर्मूला इज द सेम, 2D में भी फॉर्मूला इज द सेम, ठीक है। फॉर्मूला कुछ बदलता नहीं है ज्यादा, थोड़ा बस x1 y1 और x1 x2 और x3 भी आता है, ठीक है। ओके, नाउ ये दे दिया। अब इसने कहा कि जो ये वाला पार्ट है ना, P1 P2 ए से देखूंगा मैं, तो अगर मैं ए से देखना चाहूं तो ये वाला जो पार्ट है मेरा, दिस पार्ट इज m एंड दिस पार्ट इज n, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या है? एक पॉइंट तुम्हारा बाहर है, तुमने बाहर का एक पॉइंट ले रखा है, उसको तुम एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। कितना समझ आया? फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट चाहिए इस पॉइंट का, तो तुम क्या करोगे? एक बार आओ m को x2 के साथ कर दो और n को x1 के साथ कर दो, ठीक है। m को x2 के साथ कर दो, n को x1 के साथ कर दो, सिंपल। इसी तरीके से m को y2 के साथ कर दो और n को y1 के साथ कर दो मल्टीप्लाई, सिंपल, और ऐड कर दो, ठीक है। यानी जो ये वाला पार्ट है ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और इधर वाला पार्ट इधर आके मल्टीप्लाई होगा। समझ आता है इतना? और यहीं से फॉर्मूला बना, m x2, m को x2 में भेजा, n x1, n को x1 में लेकर आया, ठीक है। तो जो जहां पर है वो वहां पे नहीं रहना चाहता, वो कहीं बाहर जाना चाहता है, तो बाहर जा रहे हैं लोग, है ना। तो ये सिंपल इस तरीके का। सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि ये इंटरनल डिवीजन है तो बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। इंटरनल डिवीजन इसलिए बीच में प्लस का साइन है। नाउ एक्सटर्नल डिवीजन में सिमिलरली उल्टा ही है थोड़ा, क्या है कि mx2 है माइनस nx1 है, ठीक है। यानी यहाँ पे m है, m को x2 में भेजा, n को x1 में भेजा, ठीक है। इस तरीके से करोगे तुम। ओके, इतना समझ आया? और m माइनस n है। तो इंटरनल डिवीजन बेसिकली याद रखो, इंटरनल डिवीजन ज्यादा यूज होता है। एक्सटर्नल डिवीजन ना याद रखो, इंटरनल याद होगा, तुम एक्सटर्नल पता कर पाओगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक कि प्लस को माइनस कर दो बस, ठीक है। ओके, तो ये तरीका याद रखना किसको कहाँ से कब मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्लियर, ठीक है। ओके, सेक्शन फॉर्मूला क्लियर हुआ तो वापस आते हैं उसी क्वेश्चन पे जो हमने छोड़ा था। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि अब जो ये पॉइंट है ना, ये k/1 में डिवाइड, ये जो पॉइंट है k/1 में इसको डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को, बेसिकली इन दोनों को जो ज्वाइन कर रही है पॉइंट्स को। ओके, अब k/1 मींस मैं m/n ले रहा था, k/1 लेता हूँ। बेस्ट क्या होता है जब तुम्हें कुछ रेशियो ना दे रखी हो, तुम्हें कहा गया कि डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और तुम्हें पॉइंट्स दे रखे हो, तो तुम क्या लो? k/1 लो, क्योंकि एक ही तुम्हारा वेरिएबल होगा फिर k, ठीक है। m और n दो वेरिएबल नहीं होंगे, कभी भी दो वेरिएबल आ जाते हैं ना तो थोड़ा ऑपरेट करना मुश्किल होता है, तुम्हें भी पता है। दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चाहिए, अगर तुम्हें दो वेरिएबल सॉल्व करने दो इक्वेशन चाहिए, एक वेरिएबल होगी तो एक इक्वेशन से भी काम बन जाएगा, है ना। तो कोशिश करो कि एक वेरिएबल आए, तो मैंने एक वेरिएबल लिया, है ना। अब k और 1 हो गया। अब क्या करूंगा? सेम जो मैंने सीखा अभी। क्या सीखा? मैंने सीखा कि k को एक बार 3 में भेजो, ठीक है, k को एक बार 3 में भेजो और 1 को एक बार
-5 में भेजो फॉर द एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आई वुड से कि ए का एक्स कोमा वाई, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो 3k, ठीक है, -5 और नीचे क्या हो जाएगा k+1, ठीक है, m+n था ना, m+n था तो k+1 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से अभी अगर मैं y का देखूं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं करूंगा कि k को 5 में भेजूंगा, ठीक है, और 1 को 1 में भेजूंगा, ठीक है, k को 5 में भेजा तो क्या हो गया मेरा 5k हो गया, क्या हो गया मेरा हो गया 5k और 1 को मैंने 1 में भेज दिया तो दिस बिकम्स 1 एंड देन k+1। अब क्या, अब क्या, अभी कह रहा है कि ट्राइंगल का एरिया तुम्हें दे रखा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि k निकाल लो, ये k निकालना है हमें बस, ठीक है। तो हमें 3 पॉइंट्स मिल गए, एक पॉइंट, एक ए का पॉइंट मिल गया, बी का मिल गया, सी का मिल गया। अब ट्राइंगल का एरिया 2 यूनिट्स दे रखा है, फॉर्मूला लगाओ सिंपल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज नथिंग बट x1 x2 x3, क्या था 3k-5 अपॉन k+1, ठीक है, x1 x2 क्या है मेरा 1 है और x3 क्या है 5 और x3 क्या है 7 है, 1 है 7 है, ठीक है, ठीक है, मैं इसको क्लोज नहीं करता हूँ, ठीक है, मुझे डिटरमिनेंट निकालना है बेसिकली, है ना, और बाहर आ जाएगा मेरा हाफ, ठीक है। अब फिर मैं क्या करूँगा, y का लिखूँगा, y क्या है मेरा 5k+1 ठीक है, 5 - 2 एंड 1 ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेशन करो, सिंपल कैलकुलेशन, है ना, क्या करना है मेरे को 3k-5 अपॉन k+1 को बाहर फेंका, 5 माइनस प्लस हो जाएगा तो 5+2, है ना, माइनस प्लस हो जाएगा 5+2, ठीक है, 1 को बाहर फेंका, ठीक है, मैं दोबारा से इस पूरी टर्म को लिख देता हूँ, ठीक है, रेड से लिखता हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कि दिस टर्म इज एक्स्ट्रा, ठीक है, दीज टर्म्स आर एक्स्ट्रा, ओके, k+1 1 देन 1 5, आई होप तुम्हें दिख रहा हो लास्ट वाला, है ना, ओके। नाउ 1 है, 1 के साथ -2 और 1 क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा -5k+1 अपॉन k+1, ठीक है, ओके। नाउ इसी तरीके से 7 ले लो, +7, ये क्या हो जाएगा 7 का तुम्हारा 2, फिर ये हो जाएगा 5k+1 ठीक है, एंड -5। समझ आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ, समझ आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा मैं, आई एम डूइंग नथिंग बट 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, समझ आया, अब समझ आया क्या किया, है ना, तो वही किया बस, जब ऊपर जा रहे हो तो माइनस कर लो, ठीक है, ऊपर जा रहे हो तो माइनस कर दो, दैट्स इट। अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें, अब सॉल्व किसको करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस ओनली, ठीक है, यू हैव टू सॉल्व दिस ओनली, कर लो, कैसे करोगे, शुड आई टेक अ न्यू पेज और व्हाट, यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ यही सॉल्व करना है, तो आई वुड से कि मैं यहाँ पे लिख लेता, नहीं जगह कम है, मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, हाँ, तो यही हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसको मैं 2 लिख सकता हूँ, है ना, तो 2 लिख दिया। अब मैं अंदर वाली टर्म्स को सॉल्व कर लेता हूँ, अंदर वाली टर्म्स क्या कहती है मेरी, ये कहती है कि 7 टाइम्स 3k-5 और k+1, सारी लाइक टर्म्स को एक जगह लिख देता हूँ, है ना, -5k+1, अरे यार चल जा, k+1 एंड k+1, ठीक है, ये हो गया, एंड अनदर टर्म इज 7 टाइम्स 5k+1 एंड k+1, ठीक है। अब बचा क्या 5 बचा, तो 35 -35 -2 तो -37, ठीक है, मॉडुलस लगा दूँ इज इक्वल टू 4, है ना, ओके। अभी 7 वाली टर्म एक जगह कर दूँ अगर मैं, तो
कुछ फ़ायदा है? नहीं है। सबको एक साथ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 21k माइनस 7 5 35 माइनस 5k माइनस 1 प्लस 35k प्लस 7, ठीक है। 5k प्लस 1 है 7, ओके ठीक है, ये हो गया, ठीक है। 5k प्लस 1 k प्लस 1, ओके, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब नीचे क्या आ जाएगा हमारा k प्लस 1 माइनस 37, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब ये मॉडुलस हटा दूं मैं, ठीक है, मॉडुलस हटा देता हूँ। तो मॉडुलस हटाने का क्या तरीका था? मॉडुलस हटाओ प्लस माइनस लगाओ। क्यों? क्योंकि मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और नेगेटिव वैल्यू भी नेगेटिव होती है ना। तो पॉजिटिव भी नेगेटिव, ओ सॉरी, नेगेटिव भी पॉजिटिव दे रहा है और पॉजिटिव भी पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। मॉडुलस के अंदर नेगेटिव भी पॉजिटिव दे रहा है और पॉजिटिव तो पॉजिटिव दे ही रहा है, ठीक है। तो एरिया में क्यों लगाया? एरिया में क्योंकि एरिया तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, तो एरिया में हमने मॉडुलस इसलिए लगा रखा था क्योंकि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ फर्दर, तो मेरी के वाली टर्म निकाल लो एक बार, है ना। लाइक टर्म्स को क्या कर लेते, 21k 5k और 35k, तो ये हो जाएगा मेरा 30 और 21 51 बेसिकली, am I right or wrong? 51k है ना, 51k, दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज बेसिकली 28 है ना, 28 एंड माइनस 1, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 29 है ना, 29 होगा, ओके। नाउ k प्लस 1 माइनस 37, मैं मॉडुलस भी खोल देता हूँ साथ ही साथ, इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक है, प्लस माइनस लगाएंगे है ना। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो 51k माइनस 29 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 37 प्लस माइनस 4 है ना। अब इसके दो रास्ते, एक हो जाएगा 51k माइनस 29 इज इक्वल टू 37 प्लस 4 इज 41k, ठीक है, एंड प्लस 41 है ना। और दूसरा रास्ता क्या हो जाएगा, 51k माइनस 29 इज इक्वल टू 37 माइनस 4 33 है ना, 33k प्लस 33, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या दे देगा मेरे को, ये दे देगा मेरे को 41 इधर आ जाएगा तो 10k और इधर चला जाएगा तो 70, तो k इज इक्वल टू 7, एक आ गया k इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ से क्या वैल्यू होगी k की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरी, ये इधर जाएगा तो 7 और 11 तो 18k, ठीक है, 18k, और ये उधर गया तो मेरा हो गया 29 और 30 इज इक्वल टू 62 है ना। अब अगर मैं k की वैल्यू यहाँ से निकालूँ 62/18 और अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा 31/9, ठीक है, 31/9 एंड 7, k इज इक्वल टू 7 एंड 31/9 है क्या? हाँ है। तो हमारी वैल्यूज़ क्या आ गई ये, ठीक है। तो क्या किया हमने पॉइंट निकाला सेक्शन फार्मूला से, फिर हमने एरिया का फार्मूला लगाया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, जो कि क्या होता है मॉडुलस ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। क्या डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं उसका मॉडुलस होता है बेसिकली, है ना। तो वो चीज़ करके हमारा वैल्यू आ गई बेसिकली, है ना, वो चीज़ करके हमारी वैल्यू आ गई, ओके। चलो कर लिया हमने ये कर लिया। अब एक और क्वेश्चन है, क्या कह रहा है डिटरमाइन द रेशियो इन विच दिस डिवाइड्स लाइन दिस जॉइनिंग दिस, ठीक है। तो दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उन दोनों को ज्वाइन करने के बाद एक लाइन खींची हमने, वो लाइन इस दोनों की ज्वाइन को डिवाइड करती है, ठीक है। तो मैं दो कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 3, ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 8, 9, ठीक है। तो इधर एक कोऑर्ड इधर एक, ठीक है, ओके, ये समझ आया। अभी क्या कहना चाहता है कि एक लाइन है ये, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन होती है बेसिकली। अभी ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है, ठीक है, डिवाइड कर रही है, यानी मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यार, रैंडम कोई लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है।
अब ये सही है इक्वेशन के हिसाब से लाइन नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन एक लाइन तो है। अब ये इसको डिवाइड कर रही है, कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है। मैं इस पॉइंट को कुछ ले लेता हूँ, इस पॉइंट को लेट मी से ओ, ठीक है, ओ पॉइंट है। अब ये ओ पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और जब मैंने तुम्हें बताया जब भी डिवाइजन आता है ना, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हो तो क्या लगाओ, m रेशियो n की जगह लैम्डा रेशियो 1 लगा दो, k रेशियो 1 लगा दो, ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल होगा, और जब एक वेरिएबल होगा तो एक इक्वेशन चाहिए तुम्हें। लेकिन जब m रेशियो n करोगे ना तो तुम्हारे पास एक वेरिएबल m होगा, एक वेरिएबल n होगा, तो तुम्हें दो इक्वेशन चाहिए होगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो दैट वुड बी थोड़ा डिफिकल्ट कि तुम दो इक्वेशन लेके सॉल्व करो। इजी क्या है, एक इक्वेशन लो और सॉल्व कर दो, k की वैल्यूज लो, ठीक है, और सॉल्व कर दो। तो मैं करूंगा, मैं k ले लेता हूँ, दैट्स इट, k रेशियो 1 ले लेता हूँ, इसमें डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस o की क्या चाहिए, o की कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट अगर मेरा o का मिल गया, मैं उसको इसमें पुट करूंगा और देखूंगा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। वो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरे को k की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो मैं निकाल लेता हूँ ना, o का कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, o का मानो x, y है, ठीक है, तो वो कैसे आएगा, k को इधर से मल्टीप्लाई करो, देखो कैसे, k को 8 से किया, ठीक है, फिर 1 को 3 से किया, तो क्या हो जाएगा 8k प्लस 1, ठीक है, 8k प्लस 3, एक्चुअली 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब इसी तरह से k को 9 से करो, 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, ये तुम्हारा दो कोऑर्डिनेट आ गया, x, y आ गया, ठीक है। x, y को इसमें पुट कर दो, सिंपल कर लेते हैं, x, y को इसमें पुट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेरा y क्या है, 9k माइनस 1 k प्लस 1, ठीक है, माइनस x क्या है मेरा 8k प्लस 3 k प्लस 1, ठीक है, 8k प्लस 3 k प्लस 1, ठीक है। अब प्लस 2 लिख देता हूँ और इक्वल टू 0 कर देता हूँ, दैट्स इट, सॉल्व कर लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 9k माइनस 1 माइनस 8k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2, ये क्या हो जाएगा k माइनस 4, ये हो गया तुम्हारा k माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2k माइनस 2, ठीक है। इसको इधर भेज दो 3k, ठीक है, इसको उधर भेजो, हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया 2/3, ठीक है। अब अगर तुम्हें नहीं लिखना है कि 2/3 रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है तो तुम कैसे लिख सकते हो, देखो तुम इसको ऐसे लिख दो। अब जब 2/3 रेशियो 1 में डिवाइड करना तुम्हें नहीं भा रहा है तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऐसे लिख सकते हो तुम 2/3, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को 2/3 में डिवाइड कर रहा है, दैट्स इट। तो किस में डिटरमिन द रेशियो इन विच, रेशियो पूछा है तो रेशियो क्या है हमारा, रेशियो है 2/3, सिंपल सिंपल, ठीक है। समझ आया सेक्शन फॉर्मूला लगाना कैसे, ठीक है। अब आती है मेन चीज थोड़ी सी, क्या क्या है, लोकस। जब भी तुम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करोगे, ठीक है, तो लोकस क्या होता है, लोकस जरूरी होता है। लोकस होता है तुम्हारा जो मूविंग पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है, उसका पाथ है ना। मानो तुम्हारा एक कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मूव कर रहा है, अभी कहाँ मूव कर रहा है तुम्हें कैसे पता लगेगा, ये मूव कर रहा है इधर, ये मूव कर रहा है इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है। तो ये जो पाथ है ना, ये इस पॉइंट का लोकस है, यानी वो पॉइंट कहाँ कहाँ चल रहा है, वो उसकी लोकेशन बेसिकली ट्रेस करने वाली चीज, लोकेशन ट्रेस करने वाली बात हो गई बेसिकली, है ना। तो ये जो पाथ है चल रहा है ना, इसी को हम कहते हैं लोकस, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यों है, देखो मानो कि तुम्हें कोई पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि ये पॉइंट ना इस दूसरी वाली पॉइंट से, ये कोई पॉइंट है तुम्हारा ओ या ए कोई पॉइंट है, ठीक है, ए कोई पॉइंट है, ए पॉइंट से बी जो एक्स पॉइंट है, ए पॉइंट से जो एक्स पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे है ऑलवेज, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है, दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट मतलब कि अब ये जो पॉइंट है ये कहाँ कहाँ जा सकता है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए। अभी कहाँ कहाँ जा सकता है, ये इधर से इधर आ सकता है, कांस्टेंट डिस्टेंस, ऐसे ऐसे करके। तो समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं, एक सर्कल चल सकता है ना ये,
एक सर्कल चल सकता है। समझ आ रहा है इतना? ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीज़ें करने के लिए हमें लोकस डिफाइन करना पड़ता है। हमें कोई फिगर चाहिए तो एक पॉइंट लेते हैं, हम उसको मूव कर देते हैं ऐसे से कहीं पे भी, ठीक है, तो वो एक फिगर दे देता है हमें। तो वो जो मूव किया हमने उसको हम लोकस कहते हैं, और उस लोकस को निकालना होता है बेसिकली, उस लोकस को हमें निकालना होता है, ठीक है, अंडर वन और मोर ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ज्योमेट्रिकल कंडीशन वही जो मैंने कहा तुम्हें कि भाई डिस्टेंस बराबर कर दो, एंगल कुछ सेम कर दो, ऐसे कुछ कुछ कंडीशन लगा देते हैं, है ना। तो लोकस समझ आया क्या होता है। अभी इसको समझते हैं क्वेश्चन से, है ना। क्वेश्चन समझे, देखो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। अपने को दे रखा है 2 पॉइंट, एक दे रखा है ए, ठीक है, सेलेक्ट ये लो, एक दे रखा है ए और एक दे रखा है बी। अ टू फिक्स पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है। इफ इट्स वर्टेक्स सी मूव्स इन सच अ वे दैट कॉट ए कॉट बी इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट दे रखा है ए कोमा 0, ठीक है, और एक कॉमा दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है बी कोमा 0, तो ए हो गया और हमारा बी हो गया, ठीक है, बी और ए हो गया। ओके, तो देखो अगर तुम देखोगे ना तो कुछ सिमेट्री दिख रही होगी तुम्हें, माइनस ए, ठीक है, चलो ये दिखना चाहिए, बेसिकली दिखना चाहिए तुम्हें पेपर में, है ना। ओके, अभी कह रहा है कि सी जो वर्टेक्स है ना वो मूव कर रहा है, ये वाला वर्टेक्स मूव कर रहा है, ये वर्टेक्स मूव कर रहा है सी वाला, मानो इसको एक्स कोमा वाई मान लो, ठीक है, एक्स कोमा वाई मान लो, ये मूव कर रहा है। ये कह रहा है कि लोकस ऑफ पॉइंट सी निकालना है, सी पॉइंट का लोकस निकालना है मेरे को, ठीक है, तो एक्स कोमा वाई ले लिया मैंने। ओके, चलो अब एक कंडीशन दे रखी है, वो क्या है, कॉट ए इज इक्वल टू, सॉरी, कॉट ए प्लस कॉट बी इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। अब कॉट ए क्या होगा, ए एंगल तो ये है, तो कॉट ए होगा ये, यहाँ पे कहीं पे कुछ दिख रहा है तुम्हें परपेंडिकुलर जैसा, नहीं दिख रहा है, तो परपेंडिकुलर बना लेते हैं, परपेंडिकुलर बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। ओके, ठीक है, तो कॉट होता क्या है, कॉट होता क्या है, कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जैसे टेंजेंट होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस क्या है हमारा, इसको ओ मान लेता हूँ, ठीक है, तो बेस क्या है, बेस है ओ ए, ठीक है, ओ ए, ओके, एंड हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ओ सी, ठीक है, ओ सी, तो कॉट ए परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। फिर कॉट बी के लिए क्या हो गया, कॉट बी के लिए हो गया मेरा ओ बी एंड ओ सी, तो ओ बी अपॉन ओ सी इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ओ ए निकाल सकता हूँ क्या, ओ ए या ओ सी कुछ तो निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, मैं ओ ए निकाल सकता हूँ, है ना। मानो कहीं पे मेरा ओरिजिन होगा, यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन होगा मेरा, है ना, यहाँ पे 0,0 है, ठीक है, ओरिजिन है। ओके, तो ए उधर है, माइनस ए इधर है, मैंने रैंडमली ले लिया, वैसे सिमेट्री के हिसाब से तो बीच में आ जाता, ठीक है, तो मैंने ऐसे ही ले लिया। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इस एक्स को कैसे, देखो इसको लिख सकता हूँ ओ ए को, ओ ए कहाँ गया मेरा, इसको ओ ए को लिख सकता हूँ मैं, ओ ए को लिख सकता हूँ ए माइनस एक्स, है ना। देखो कैसे ए माइनस एक्स, क्यों ए माइनस एक्स क्यों लिख सकता हूँ, ए वाला पार्ट मेरा ये हो गया, ठीक है, एक्स वाला पार्ट मेरा इतना हो गया, दिख रहा है, ये एक और एक्स एप्सीसा देख रहा हूँ मैं, बस एप्सीसा, ठीक है, ये वाला एक्स वाला पार्ट ओनली, वाई कोऑर्डिनेट नहीं देख रहा, ठीक है, तो ए माइनस एक्स, तो मेरा क्या आ जाएगा ओ ए, बेस वाला पार्ट, है ना। इसी तरीके से ओ बी क्या हो जाएगा मेरा, और ओ सी क्या है, ओ सी क्या है, ओ सी है मेरा वाई, है ना, ये वाली डिस्टेंस क्या है, वाई है, तो ओ सी मेरा वाई है, ठीक है, ये। अब ओ बी क्या है, ओ बी क्या है, देखो ओ बी, है ना, तो ओ बी कैसे निकालूंगा मैं, ओ बी आएगा मेरा, ओ बी इज इक्वल टू, ओ बी इज इक्वल टू क्या है भाई, ओ बी इज इक्वल टू एक्स, क्या है मेरा ये वाला पार्ट, ओ बी माइनस एक्स, है ना, ये जो पूरा है मेरा, ये पूरा,
ये जो पूरा है इसमें से मैं इतना वाला पार्ट माइनस कर देता हूँ, है ना, तो मेरा ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस ए, है ना। देखो क्या कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ जो मेरे को ओ ये वाला पार्ट निकाल रहा है ना, ये वाला देखो, तो ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा बेसिकली, है ना। क्या कहना चाहता हूँ, ये वाला इतना हिस्सा प्लस इतना हिस्सा, तो मेरा इतना हिस्सा क्या है, माइनस ए, इतना हिस्सा क्या है मेरा, माइनस ए, बेसिकली डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, है ना। मैं क्या निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो ए लूंगा, ए प्लस एक्स, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहा हूँ ना, ये डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है, नेगेटिव साइन कंसिडर ही नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा। और ओसी क्या है, ओसी अगेन वाई है, इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ए 2a, फिर ये हो जाएगा मेरा x तो गया, इज इक्वल टू वाई लैम्डा, 2a इज इक्वल टू वाई लैम्डा, 2a इज इक्वल टू वाई लैम्डा कहाँ है, 2a इज इक्वल टू वाई लैम्डा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, 2a इज इक्वल टू वाई लैम्डा। ओके, इतना समझ आया। आगे चले, आगे चले, आगे चलते हैं, ठीक है। बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। ओके, स्ट्रेट लाइन, तो नया टॉपिक स्ट्रेट लाइन, जो बेसिकली चैप्टर ही है ना, तो यहाँ से शुरू हो रहा है। ओके, ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं, इजी टॉपिक है। देखो स्ट्रेट लाइन बेसिकली क्या है, एक सीधी लाइन है ना, सीधी रेखा। अब सीधी रेखा मतलब सीधी रेखा ऐसी थोड़ी है, कुछ होगी, चीज़ होगी भाई, कुछ लोकस होगा, लोकस डिफाइन करते हैं ना। तो देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है बेसिकली, इक्वेशन जब तुम देखोगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इस तरीके से लिखा है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसमें एक एक्स है, एक वाई है और फिर एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। हो सकता है कांस्टेंट टर्म ना हो सकता है वाई की टर्म ना हो, ठीक है, हो सकता है एक्स की टर्म ना हो, ठीक है, दोनों में से कोई एक नहीं हो सकती। क्या दोनों ही नहीं हो सकती, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोनों अगर ए बी विल नॉट इक्वल टू 0, कैसे, साइमल्टेनियसली, ठीक है, जो भी है एक साथ, यानी ए और बी साथ में 0 नहीं होगा, अलग अलग 0 हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ए इज इक्वल टू 0 हो सकता है, ए बी इज इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन दिस शुड फॉलो कि दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। एक साथ 0 हुआ तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, तो ये तो फिर कुछ हुआ ही नहीं, तो तुम इक्वेशन ही नहीं बनी कुछ, है ना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन समझ आई, है ना। अब कुछ जनरल लाइंस देख लेते हैं और उनकी इक्वेशन देख लेते हैं जो ज़रूरी होती हैं बेसिकली। देखो पहला क्या है, तुम्हारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है नहीं, बेसिकली एक्स एक्सिस मान लो, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस की तुम्हारी इक्वेशन होती है, क्या होती है, क्या होती है बताओ। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है तुम्हारी y इज इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 0, यानी ये वाली वैल्यू, यानी x की वैल्यू कुछ भी रख लो, y की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। ओके, इसी तरह से y एक्सिस क्या क्या हो जाएगा, फिर y एक्सिस का हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 है, ठीक है, एब्सिसा 0 है, लेकिन y कुछ भी हो सकता है, ठीक है, y कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो तुम्हें पता होगा, जैसे यहाँ पे मैं पॉइंट प्लॉट करूँ तो मैं क्या लिखता हूँ, 0 कोमा वाई समथिंग समथिंग, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 0 कोमा माइनस वाई समथिंग समथिंग, ठीक है, समझ आया। तो 0 हर जगह कांस्टेंट है, यानी x तो 0 है लेकिन y कुछ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो y नहीं डिफाइंड है यहाँ पे, लेकिन x डिफाइंड है जो कि 0 है, ठीक है। तो x एक्सिस पता लग गया, y एक्सिस पता लग गया, ठीक है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हो जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कुछ ऐसी लाइन, है ना, ऐसी लाइन यानी कुछ x की वैल्यू तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ y की वैल्यू है जो कि एक कांस्टेंट है, यानी y की वैल्यू कुछ कांस्टेंट है, ठीक है, y की वैल्यू कांस्टेंट है। तो y की वैल्यू कांस्टेंट मतलब क्या, कि y इज इक्वल टू c, वेयर c इज कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट, है ना, ठीक है। इसी तरह से तुम वर्टिकल ले सकते हो, वर्टिकल भी सिमिलर, वर्टिकल भी सिमिलर है थोड़ा, वर्टिकल में x इज इक्वल टू c कर लोगे, ठीक है, समझ आया, समझ आया इतना। तो बेसिकली कुछ लाइंस हैं जो तुम्हें काम आएंगी, ठीक है, जो तुम्हें काम आएंगी, ठीक है। ओके,
ये कुछ लाइन्स है, ज़रूरी है, ठीक है। ओके, यहाँ तक हमें समझ आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं स्लोप ऑफ लाइन की। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? देखो, कोई भी लाइन थी ना जो हमने ड्रॉ की थी, जो भी लाइन हमने ड्रॉ की थी, मानो ये एक लाइन थी यहाँ से यहाँ, ठीक है। अभी इसका कुछ एंगल होगा ना विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। और मैंने तुम्हें स्लोप बताया था, स्लोप इज टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, ठीक है। इस एंगल का टेंजेंट बेसिकली, तो क्या होता है? वो स्लोप होता है, ठीक है। स्लोप को एक और तरीके से दिखाने को कहा था मैंने, वो होता है m, ठीक है। वो m से भी दिखा सकते हो तुम स्लोप को, ठीक है। अब स्लोप का फॉर्मूला होता क्या है बेसिकली? देखो, मानो ये तुम्हारी एक लाइन है, कोई लाइन है बेसिकली, है ना। इस पे 2 पॉइंट ले लो कोई भी, एक x1 y1 ले लो, यहाँ पे कोई x2 y2 ले लो, ठीक है। ओके, अब अगर तुम देखोगे, यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे ऐसे, तो ये जो एंगल है वो ये भी एंगल होगा, सेम एकदम, है ना। अब तुम्हें क्या निकालना है? टेंजेंट निकालना है इस एंगल का, तो तुम ये वाली डिस्टेंस ले लो और एक ये वाली डिस्टेंस ले लो, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? एक ये वाली डिस्टेंस ले लो, ठीक है। अब ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी तुम्हारी? y इधर का और y इधर का माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ का y और यहाँ का y माइनस कर दो, है ना, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो तुम क्या करोगे? y1 माइनस y2, ठीक है। यहाँ की डिस्टेंस के लिए क्या करोगे? यहाँ का x और यहाँ का x माइनस कर दो, x1 माइनस x2, ठीक है। अब तुम क्या निकाल लोगे? टेंजेंट निकाल लोगे। तुम्हें परपेंडिकुलर मिल गया, तुम्हें बेस मिल गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू y1 माइनस y2 ना लिख के मैं दोनों में साइन बस स्विच कर देता हूँ, ठीक है। चलो लिखता हूँ तुम्हारे लिए, y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, विच इज दोनों का साइन स्विच कर दिया, बाहर ले लिया नेगेटिव बस, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। समझ आया? इतना समझ आया? टेंजेंट समझ आया क्या होता है, ठीक है। अब मानो मैंने क्या किया, मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी इसी के पैरेलल। तो जब ये इसके पैरेलल है तो क्या ये एंगल दोनों बराबर होंगे? क्या ये एंगल बराबर होंगे? तुमने कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है ऐसी? पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अल्टरनेट एंगल वाली कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है क्या? होती है कि नहीं होती है? जेड शेप्ड अल्टरनेट एंगल, कुछ तो होता होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसा, है ना। तो वो लगा के तुम अगर देखोगे तो ये जो दो एंगल हैं, ये दो एंगल बराबर होंगे। इसका मतलब फॉर पैरेलल लाइन भी, ये पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है, डबल जो भी होता है, ठीक है, सीधी, दो सीधी लाइनें, ठीक है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। फॉर पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन है कोई, मानो एक का अगर स्लोप क्या है? m1 है, दूसरा क्या है? m2 है। तो अगर पैरेलल है वो, तो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा, ठीक है। यानी दोनों का स्लोप बराबर आएगा, बेसिकली दोनों का स्लोप बराबर होगा अगर वो पैरेलल है, ठीक है। अनदर केस, अगर एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है? परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो क्या होता है? तो याद कर लो, m1 m2 इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है, m1 टाइम्स m2 इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। यानी दोनों के स्लोप को अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे ना, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा -1 आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है। अब ये आती कहाँ से है? जब तुम एंगल बिटवीन लाइंस पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा ये आई कहाँ से, टेंजेंट से ही आई है बेसिकली, है ना। तो ये चीज़ है कुछ, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है एक, ठीक है। परपेंडिकुलर के लिए होता है ये, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए होता है ये, ठीक है। ये किसके लिए? परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, और वो किसके लिए? पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक है। ओके, गॉट इट। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म्स कुछ देख लेते हैं। एक होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। स्लोप इंटरसेप्ट क्यों कहते हैं इसको? देखो, यहाँ पे m आ रहा है, m क्या है? स्लोप है, ठीक है। यहाँ पे c आ रहा है, c क्या है? y इंटरसेप्ट है। अब इंटरसेप्ट क्या होता है? देखो, इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है कुछ नहीं, इंटरसेप्ट है
जो भी तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है वो वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रही है, ठीक है, 0, C पे काट रही है, तो ये तुम्हारा इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। इंटरसेप्ट इज नथिंग बट जहाँ पे तुम्हारी जो स्ट्रेट लाइन है वो वाई एक्सिस को काट रही है, यानी ऑर्डिनेट को काट रही है, वो तुम्हारा क्या हो गया, वो तुम्हारा हो गया वाई इंटरसेप्ट। इसी तरीके से जहाँ पे तुम्हारी ये लाइन है एक्स एक्सिस को काट रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए क्या लिख दूँ, मैं लिख देता हूँ डी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो दो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट मतलब कि जहाँ पे तुम्हारा एक्सिस कट रहा है, बेसिकली एक्स या वाई, है ना, तो जहाँ पे तुम्हारा एक्सिस कट रहा है वहाँ पे इंटरसेप्ट है, अगर एक्स कट रहा है तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई कट रहा है तो वाई इंटरसेप्ट है, दैट्स इट, दैट्स इट। तो अगर इसमें स्लोप आ रहा है और इंटरसेप्ट आ रहा है इसलिए इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी तुम दिखा सकते हो, ठीक है, लाइंस को। देखो जैसे मानो ये एक लाइन है, ठीक है, इसका एंगल क्या है, इसका एंगल है थीटा, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, c इज कहाँ पे कट रहा है, ठीक है। अब इससे एक और चीज तुम्हें समझ आनी चाहिए, जब मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा था, जब मैंने ये लाइन ड्रॉ की, मैंने कहा इसने इसको c पे काट दिया, ठीक है, 0, C पे काट दिया, ठीक है, और मैं m नहीं बदल रहा, मैं स्लोप नहीं बदल रहा, स्लोप वही है, मेरा स्लोप वही है, ठीक है। तो अगर मैं c बदलूं तो लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो अगर मैं c बदलूं तो क्या होगा, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, ठीक है, दिख रहा है, मैं थीटा वही रखूंगा, मैं एंगल नहीं बदलूंगा, तो मैं ऊपर जाऊंगा और ऊपर जाऊंगा, अगर मैं c बढ़ाऊंगा तो मेरी लाइन ऐसे जाएगी, अगर मैं c को कम करूंगा तो मेरी लाइन ऐसे आएगी, देख रहे हो, शिफ्टिंग। तो इससे एक चीज और समझ आती है कि जब भी तुम दो लाइन की इक्वेशन लिखना चाहो और दोनों पैरेलल लिखना चाहो, मानो दो पैरेलल लाइन लिखनी है तुम्हें, for two parallel lines you have to change only c, ठीक है, c मतलब जो तुम्हारा y इंटरसेप्ट है, ठीक है, y इंटरसेप्ट है वो चेंज कर दो, ठीक है, कैसे देखो, मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन और दूसरा लिख दिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, तो ये दोनों दीज टू आर पैरेलल, क्योंकि स्लोप एक है, ठीक है, बस C1 C2 बदला है तो पैरेलल होगी, अगर C1 C2 भी नहीं बदलूं तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, कोइंसिडेंट हो जाएगी बेसिकली, ठीक है, इतना समझ आया। पैरेलल कब होगी, ठीक है, कोइंसिडेंट कब होगी, जब C1 C2 भी बराबर हो जाए, है ना, जब C1 C2 भी बराबर हो जाए तब ये कोइंसिडेंट हो जाएगी, ओके। और ये सारी इक्वेशन जो है ना, ये वाली इक्वेशन भी कहाँ से आई है, जनरल फॉर्म से आई है, ऊपर मैं जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे, ठीक है, छोड़ो, मैं y को इधर भेजता, देखो क्या करता हूँ, y को मैं इधर रखता हूँ, इसी इक्वेशन में इसको मॉडिफाई करूंगा तो तुम्हें पता लगेगा m मिलेगा मेरे को एक x मिलेगा और मेरे को c मिलेगा, ठीक है, ओके, चलो कोई नहीं, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म समझ आया कैसे आया, क्यों आया, ठीक है, ओके। फिर आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म इज बहुत सिंपल, ठीक है, एक पॉइंट लेना है, स्लोप लेना है, दैट्स इट, ठीक है। अब मानो मैंने एक पॉइंट ले लिया तुम्हारा, कहाँ पे, लेट्स सी दिस पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट a, b, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया a, b जनरल, ठीक है। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है, ये कहता है कि मैं एक जनरल पॉइंट लेता हूँ y, इस पूरी लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट y है, ठीक है, जनरल पॉइंट है कोई y, और मेरा एक फिक्स पॉइंट है a, b जो कि मुझे गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है, ठीक है, और कोई भी जनरल पॉइंट है y, x, y, सॉरी, ठीक है, कोई भी जनरल पॉइंट है x, y, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ y माइनस b अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू m, सही बात है ना, क्योंकि स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है y वाला और बेस क्या है x वाली टर्म, ट्रू है ना, तो ये लिख सकता हूँ। अब इसी को अगर मैं और लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ y माइनस b इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए, ठीक है, कुछ भी नहीं है, हमने स्लोप से खेला है, ठीक है, हमने स्लोप से खेला है। इसी तरह से 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, तुम्हें 2 पॉइंट दे रखे हैं अब एक की जगह, तो मानो एक दे रखा है a1, एक दे रखा है तुम्हें a1 b1, ठीक है, दूसरा दे रखा है तुम्हें यहाँ पे a2 b2, ठीक है,
तो अब तुम 2 पॉइंट फॉर्म कैसे लिखोगे, तुम लिख दोगे B2 माइनस B1 अपॉन A2 माइनस A1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यही चीज लिख दोगे जनरल वाली, है ना, जनरल वाली लिख दोगे तो M है, इज इक्वल टू, ये स्लोप होगा, स्लोप क्या है, ये है y माइनस, अब B1 ले लूँ, A1 ले लूँ, कुछ भी ले लेता हूँ मैं, B1 ले लेता हूँ, B1 ले लेता हूँ, या B2 भी ले सकता था, मेरे को कोई मतलब तो है नहीं उससे, मैं B2 भी ले लूँ, पर मैं A1 और B1 ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो गई 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, ये 2 पॉइंट फॉर्म हो गई, बेसिकली स्लोप ही मॉडिफाई किया है, ठीक है। इसी तरीके से आती है फिर स्लोप, नहीं ये सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, तुम्हें इंटरसेप्ट दे रखा है, मैंने तुम्हें बताया था कि 2 इंटरसेप्ट हैं, एक क्या है, एक तुम्हारा है y और एक है x, ठीक है। अब जो y इंटरसेप्ट है उसको तुम a मान लो, सॉरी x इंटरसेप्ट को a मान लो और y इंटरसेप्ट को b मान लो, ठीक है, ऐसा कर लो, ठीक है, x इंटरसेप्ट को a मान लो और y इंटरसेप्ट को b मान लो, बेसिकली c मान रहे थे हम लोग, ठीक है, हम बेसिकली c मान रहे थे, बट यहाँ पे मैं ऐसा कहता हूँ कि a और b मान लो बेसिकली, ठीक है, ठीक है, या समझ रहे हो, a और b मान लो, ओके। तो तुम कैसे लिख सकते हो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये तुम्हारा होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, ये क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें a क्या है, a इज x इंटरसेप्ट, ठीक है, और b इज y इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट तो हमें पता है क्या होता है, ठीक है, ओके, इतना समझ आया। तो हमें 4 तरह की फॉर्म समझ आई हैं, है ना, 4 तरह की फॉर्म समझ आई हैं, ठीक है। हमने स्लोप पढ़ लिया क्या होता है, हमने लाइंस की इक्वेशंस पढ़ ली क्या होती है, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ, वो क्या है, देखो होता क्या है, तुमने पढ़ तो लिया, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ भूल गए हम लोग बताना, वो क्या है, जैसे कि मानो तुम्हें इक्वेशन दे रखी है 2 लाइन की, ax1 प्लस ax लो, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये 2 इक्वेशन दे रखी है। अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ये 2 लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या फिर समझ रहे हो कोइंसिडेंट हैं, तो कैसे पता लगेगा, देखो फॉर कोइंसिडेंट, ठीक है, फॉर कोइंसिडेंट बहुत इजी, कोइंसिडेंट को तो पहचानना, क्या करोगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है, फॉर कोइंसिडेंट, फॉर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट के लिए मतलब क्या कि इन दोनों का जो रेशियो है वो b1 b2 के रेशियो के बराबर होगा और c1 c2 के रेशियो के बराबर होगा। मतलब अगर तुम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन आ सकती है, 3 से कर दो तो आ सकती है, यानी किसी चीज से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, लेकिन ये दोनों इक्वेशन बेसिकली सेम रहेगी, है ना। अगर मैं इसको मानो, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जब ये कोइंसिडेंट है तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 तो जाके 0 हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो कोइंसिडेंट में ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर तुम्हारी लाइन पैरेलल है, ठीक है, या इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, दो वो और रह गए, देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये किसका केस है, ये तुम्हारा केस होता है इंटरसेक्टिंग का, ठीक है, इंटरसेक्टिंग, यानी अगर ये दोनों बराबर ही नहीं है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो तुम्हारी लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ले लेते हैं 5x प्लस 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर तुम इन दोनों का सॉल्यूशन देख लो तो तुम देखोगे 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/9, है ना। अब तुम देखोगे तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी इंटरसेक्टिंग होगी या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा,
है ना, इतना समझ आता है, ठीक है। अब देखते हैं पैरेलल का केस क्या होता है। पैरेलल में कुछ नहीं है, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 बट नॉट इक्वल टू c1 c2। समझ आया क्यों? मैंने तुम्हें पिछले बताया था पीछे कि कोई भी इक्वेशन है उसमें c1 c2 को बढ़ा सकते हो तुम, c1 को बढ़ा दो, ठीक है, बाकी दो कांस्टेंट रख दो, c1 को बढ़ा दो, तुम्हारी लाइन क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, शिफ्ट हो जाएगी, तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, है ना, यही होगा। तो ये कर सकते हो तुम। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो तुम्हारी लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल लाइन। समझ आया, समझ आया, ठीक है। अब इसमें पैरेलल लाइन में क्या होता है, पैरेलल लाइन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तुम्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ऐसे ही कोइंसिडेंट में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे क्योंकि दोनों लाइन ओवरलैप ही कर गई ना एक्चुअली में। तो भाई जो ओवरलैप ही कर गई तो सॉल्यूशन तो बहुत सारे मिल जाएंगे ना, है ना, दोनों के बीच में। ओके, तो ये कुछ चीज़ है, ये भी एक चीज़ है, ये भी ब्रशअप है एक तरह से, पहले भी तुमने पढ़ा हो शायद 9th 10th में ना, तो ये उसका ब्रशअप ही है। ओके, नाउ आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्वेशन दे रखी है तुम्हें, इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 40। तो वी हैव गिवन सम ऑफ इंटरसेप्ट, तो कर लेते हैं। यानी अगर मुझे a और b इंटरसेप्ट है तो इसका दोनों का सम क्या दे रखा है, 14 दे रखा है। मुझे एक पॉइंट दे रखा है और इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट बोल रखा है, ठीक है। तो मुझे इक्वेशन निकालनी है बस, ठीक है। ओके, तो मेरे को मुझे क्या क्या दे रखा है, देखो देखो ठीक से देखो, मेरे को क्या क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है दो इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट दे रखा है, ठीक है, समझ आता है। फिर मेरे को दे रखा है एक पॉइंट दे रखा है। ओके ओके, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं क्या कर सकता हूं, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकता हूं या इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकता हूं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म लगाता हूं, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, सिंपल सिंपल, ठीक है। अब तुम x और y की जगह कोई भी पॉइंट डाल दो, जो पॉइंट दिया वो डाल दो, है ना, ए बी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो कर लेते हैं, x y की जगह पॉइंट डाल देते हैं, तो मेरा हो जाएगा 3/a प्लस 4/b इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब 3b प्लस 4a इज इक्वल टू ए बी, है ना, 3b प्लस 4a इज इक्वल टू ए बी, है ना। अब यहाँ से देखोगे तुम तो यहाँ से तुम्हारा a इज इक्वल टू 14 माइनस बी आया था, है ना, a इज इक्वल टू 14 माइनस बी आया था। ओके, यहाँ पे लगा दो तुम्हारा 3b प्लस 4, ए क्या है, a 14 माइनस बी इज इक्वल टू 14 माइनस बी इंटू बी। अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 3b प्लस 14 इंटू 4 16 4 56, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर माइनस 4b, ओके, इज इक्वल टू 14b माइनस बी स्क्वायर, ओके, ठीक है। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो 14b इधर आ जाएगा, 3b तो ये माइनस हो जाएगा, उधर भेज दो यार, क्या कर सकते हो, देखो बी स्क्वायर, ठीक है, इधर ले आओ, और ये हो जाएगा माइनस का 3 एंड 1 और माइनस 15 बी, और ये हो जाएगा प्लस 56 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो, ठीक है। कैसे करोगे, लगा लो फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, अपॉन 2a। बी क्या है, बी है माइनस 15, तो 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 56 इंटू 56 इंटू, ओके, सी क्या है, व्हाट इज सी इज, ठीक है, हो गया बस, ठीक है, इतना, है ना, अपॉन में 2a, है ना, a इज 1, ओके। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा b आ जाएगा प्लस माइनस में। अब ये तुम्हारा क्या आएगा, 15 और 4 14 माइनस 15 4 का स्क्वायर, तुम्हारा सॉल्व कर लेना भाई, सॉल्व कर लेना है बहुत, ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको,
ओके ठीक है, कुछ तो आएगा इसमें से, कोई तो सेटिस्फाई कर ही जाएगा, है ना। ओके चलें ठीक है, शुरू करें एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस में क्या देखो, कुछ भी नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है एंगल बिटवीन टू लाइंस में। दो लाइंस दे देंगी तुम्हें, ठीक है, ये दो लाइंस दे दी हैं, इसके बीच का एंगल है, अब यही निकालना है तुम्हें। ठीक है, ये निकालने का एक फॉर्मूला होता है बड़ा सीधा सा, क्या होता है देखो, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 प्लस माइनस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सीधा सा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आया तुम्हारा एंगल से बेसिकली। कैसे देखो, अगर मैं इसको एक ओरिजिन है, ठीक है, अभी यहाँ से मैं नापूँ एंगल नापना शुरू करूँ तो ये कुछ अल्फ़ा होगा, ठीक है, और ये कुछ अल्फ़ा 1 होगा, तो बेसिकली थीटा क्या हो जाएगा मेरा, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अभी तुम 10 लगा दोगे, 10 थीटा, तो तुम्हें दिखेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, 10 अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, 10 ए माइनस बी की फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी का फॉर्मूला ये बेसिकली, है ना। ओके, तो ये चीज़ है। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसी से। ठीक है, आगे बढ़े, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, ठीक है, तो बना लेते हैं। ठीक है भाई, बना लेते हैं राइट एंगल्ड आइसोसेलस। ठीक है, अभी आइसोसेलस है तो मतलब ये 45 होगा, ये 45 होगा। ठीक है, ओके, नाउ द इक्वेशन ऑफ हुज हाइपोटेनस इज दिस। तो हाइपोटेनस की इक्वेशन बोल रखा है, तो परपेंडिकुलर वाले जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, तो इसकी इक्वेशन दे रखी है हमें 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, ये दे रखी है। ठीक है, अब बोला है कि एंड द अपोजिट वर्टेक्स इज 2,2, तो ये वाला मुझे 2,2 भी दे रखा है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड। ठीक है, साइड्स की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो मेरा वही एंगल वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। कैसे लगाऊंगा, देखो मेरे को एंगल दे रखा है बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, दो लाइंस के बीच का एंगल दे रखा है, मेरे को इसका m मिल जाएगा, मुझे इसका m निकालना है, स्लोप निकालूंगा, एक पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं कैसे करना है इसको। देखो, ठीक है, अब इसका मुझे स्लोप निकालना है, कैसे निकालूंगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कैसे करूंगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो इसमें अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो हो जाएगा मेरा y इज इक्वल टू 1, 3 को उधर भेजो तो -3/4x, तो मेरा m क्या आ जाएगा, -3/4। ठीक है, m क्या आ जाएगा मेरा, -3/4। ठीक है, तो मेरा m आ गया, मेरा ये आ गया, एंगल दे रखा है तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू m आ रखा है, तो मेरा हो जाएगा -3/4 माइनस m, इसका मान लो m1 है। ठीक है, m1 1 m और माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस यहाँ पे। ठीक है, 3/4 m1। ठीक है, ओके, इतना समझ आया। अब एक और चीज़ है कि ये प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये प्लस माइनस होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 माइनस 3/4 m1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4 माइनस m1। ठीक है, अभी एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। ठीक है, सिंपल सिंपल, तो एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। m1 प्लस ले लिया इज इक्वल टू -3/4 माइनस m1। ठीक है, एक बार माइनस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, तो 3/4 प्लस m1। ठीक है, ठीक है, अब तुम इसको सॉल्व करोगे अगर, तो इस वाले को करते हैं सॉल्व। इस वाले को करने पे क्या आएगा तुम्हारा, m को इधर भेजो तो हो जाएगा m1/4, और इसको उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा -7/4, तो तुम्हारा m आ जाएगा -7 एक। ठीक है, अभी इसमें देखो, इसमें m को इधर भेज दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस में, बेसिकली इस वाले को उधर भेजो तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा 7/4 m1, और ये उधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4। ठीक है, तो m1 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट m1 इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, तो तुम्हारी दो आ गई, m1 आ गया 1/7 और m1 आ गया तुम्हारा 7। ठीक है, तो दो तुम्हारी m आ गई, तो एक m इसके लिए होगा, एक m इसके लिए होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये 45 इधर से है तो ये 45 देख रहे हो, मतलब बेसिकली कंप्लीमेंट्री है, तो एक तुम्हारा एक्यूट के लिए दिया है, एक तुम्हारा ऑब्ट्यूज के लिए दिया है, दैट्स इट, दैट्स इट।
ठीक है। ओके नाउ अब क्या कह रहा है, तुम्हें m दे दिया है, ठीक है। अब तुम्हें एक पॉइंट दे रखा है, तो तुम पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल लो। तो क्या होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो y माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 1/7, ठीक है। एक ही हो जाएगा तुम्हारा, फिर एक हो जाएगा y माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू -7, एक ही हो जाएगा, ठीक है। अब इससे तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी बेसिकली, ठीक है। इससे तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी, कर लो। ओके आगे बढ़े, आगे आते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, यानी एक पॉइंट से एक लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, ठीक है, एक लाइन पे। अब ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है, ये है, ठीक है। मॉडुलस लगा रखा है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। अभी ऊपर क्या है, ऊपर सिंपल सिंपल लाइन की इक्वेशन है और नीचे √a² प्लस b² है, ठीक है। याद रखना बड़ा इजी है, इसको बहुत इजी है याद रखना, ठीक है। तो याद रख लो, डेरिवेशन बड़ा उतना खास डेरिवेशन है नहीं, तो करने का फायदा नहीं है, ठीक है। मज़ा नहीं आएगा डेरिवेशन करके भी तुम्हें, ठीक है। तो बेसिकली तुम ये याद रख लो फॉर्मूला, ठीक है। अब ये x1 और y1 की जगह क्या डालोगे, पॉइंट डालोगे जो तुम्हें दिया होगा, ठीक है। अब तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें ओरिजिन से निकालना है, ठीक है। ओरिजिन से क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो 0 0 डाल दोगे। तो 0 0 अगर डालोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा बेसिकली x1 की जगह 0, y1 की जगह 0, तो बचा c, ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ आता है अपने को, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करेंगे बेसिकली, है ना, परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करेंगे। तो अगर तुम परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, बहुत हार्ड पड़ेगा, लेकिन निकाल तो वैसे भी जाएगा। लेकिन उसी को शॉर्ट फॉर्म में करके, उसी को डिराइव करके हमने ये बनाया है। अब ये क्या है, इसमें C1 माइनस C2 है। C1 माइनस C2 क्यों है, क्योंकि पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस में C1 होता है, C2 होता है, शिफ्टिंग होती है, मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो C1 माइनस C2 है, ओके। और नीचे वही सेम एज यूजुअल a² प्लस b², ठीक है। ओके ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का। अब देखो पैरेलल लाइंस देख रहे हो, तुम्हें इक्वेशन दिखेगी यहाँ पे भी कि ax है by है, ax है by है, लेकिन c बदला हुआ है, ठीक। तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है। यहीं से एक और चीज सीख लो कि पैरेलल लाइन की इक्वेशन तो ये है इस तरीके से, लेकिन अगर परपेंडिकुलर हो तो कैसी होती है, देखो मानो ax प्लस by प्लस k मान लो इज इक्वल टू 0 है, तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा उसकी क्या होगी, bx माइनस ay प्लस लैम्डा, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे बेसिकली, क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर तुम्हें कभी परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालने को है तो सिंपल सिंपल पलट दो, ठीक है, इस तरीके से b को इधर भेज दो, a को उधर भेज दो, माइनस साइन लगा दो और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट डाल दो, एनी कांस्टेंट विल वर्क, ठीक है। ओके तो ये भी सीख के चले ही जाओ, ठीक है, ये भी एक चीज होती है, ठीक है। ओके समझ आया, चलो क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 3 लाइंस दे रखी है, x प्लस 2y प्लस 3 0, ठीक है, x प्लस 2y माइनस 7 कुछ कुछ दे रखा है, और कह रहा है 3 साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स हैं, यानी 2 स्क्वायर्स हैं बेसिकली अपने पास, 2 स्क्वायर्स बना रखे हैं, ये हो गए 2 स्क्वायर्स, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिमेनिंग साइड्स। तो मुझे 3 4 इक्वेशन दे रखी, 3 इक्वेशन दे रखी है। अब देखो अगर तुम इक्वेशन को एनालाइज कर पा रहे हो तो तुम देखोगे कि एक इक्वेशन ये है जिसमें x प्लस 2y है, दूसरी इक्वेशन ये है जिसमें x प्लस 2y है और -7 इधर 3 है, तो बदल गया ना, c बदल गया ना, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन की इक्वेशन है। अब तुम्हें 3 दे रखी, तुम्हें कैसे पता लगेगा कौन दो पैरेलल है ना, ये भी तो एक क्वेश्चन था ना कि कौन सी दो पैरेलल है, तो ये दो पैरेलल है क्योंकि x और 2y तो सेम है, बदल क्या रहा है, c बदल रहा है, ठीक है। ओके तो कर लेते हैं, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसका डिस्टेंस निकाल लो, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इस इधर का भी डिस्टेंस सेम होगा। मेरे को इधर की लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मेरे को इधर की लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी, 2x माइनस वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। के क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे सी ही तो बदलना है, बस सिर्फ सी बदलना है ना, समझ रहे हो, तो वो चीज करूंगा। अब मैं इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इक्वेट कर दूंगा और हो जाएगा मेरा आंसर। देखो कैसे करूंगा मैं इक्वेशन में निकाल लेता हूँ, क्या करूंगा, तुम्हें फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था। अब इसमें C2 माइनस C1 क्या है, -7 माइनस 3, ठीक है, अपॉन 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 √5, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 10 √5, तुम्हारी ये डिस्टेंस क्या आ गई 10 √5, ठीक है। अभी इसकी डिस्टेंस क्या आएगी, वही आएगी सेम, तो ये इसकी डिस्टेंस क्या आएगी, ये प्लस में होगा बेसिकली, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस क्या आएगी k माइनस ऑफ 4, ठीक है, मॉडुलस अपॉन √5, 2 है, देखो 2 2 1, ठीक है, ओके। फिर क्या आ जाएगा ये 10 अंडर √5, तो गया, बचा क्या k प्लस 4 इजक्वल टू प्लस माइनस 10 क्यों लिखा, क्योंकि मॉडुलस लिया था इसलिए प्लस माइनस 10 लिखा। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो k इजक्वल टू 6 आएगा, और एक बार क्या आएगा k इजक्वल टू 14 माइनस का, ठीक है, k इजक्वल टू माइनस का 14, ठीक है। अब अगर तुम इसमें पुट कर दो इस दो वैल्यू को, तो एक तुम्हारा आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 6 इजक्वल टू 0, और दूसरा तुम्हारा आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 14 इजक्वल टू 0। अब देखो ये जो डिस्टेंस है c वाला, c कितना मूव हुआ, -4 था, -14 आ गया तो 10। अब यहाँ से वहाँ देखो -4 था, 10 मूव किया तो 6 हो गया, तो बेसिकली ये स्क्वायर ही तो है, ये वाली जो गर्थ है, ये वाली जो गर्थ है, दोनों बराबर है, ठीक है, ब्रेथ मतलब जो भी है वो बराबर है ना, ठीक है। समझ आया, इतना समझ आता है, ठीक है, ओके, हमने इक्वेशन निकाल दी। अब आते हैं कंकरेंसी पे। कंकरेंसी, अगर कोई भी 3 लाइन तुम्हें दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, तो वो कंकरेंट तब होगी जब ये वाली कंडीशन फॉलो करेंगी। कंडीशन क्या है, सिमिलर कंडीशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल की तरह, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल की तरह या कोलिनियरिटी की तरह, ठीक है, यानी कोलिनियरिटी की तरह सेम है, ओके। ठीक है, समझ आया क्या है ये अगर 0 हो गया तो कंकरेंट है, नहीं हुआ तो नहीं है, ठीक है, सिंपल, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसके एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ आएगा हमें क्या कह रहा है। हमें 3 इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, आर कंकरेंट पूछा है, 3 लाइन की इक्वेशन दे रखी है और पूछा कंकरेंट है, सिंपल फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा देंगे फॉर्मूला, ठीक है, क्या है हमारा ए बी पी एक्स, सॉरी एक्स नहीं है, सॉरी, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस पी, और फिर हो जाएगा तुम्हारा साइन अल्फा नेगेटिव ऑफ कॉस अल्फा एंड 0, ठीक है, ये है। ये 0 होना चाहिए था, करके देख लेते हैं क्या आ जाएगा तुम्हारा। ए साइन अल्फा तो नहीं आएगा, 0 हो जाएगा साइन अल्फा वाला टर्म, तो ये बचा तुम्हारा माइनस पी कॉस अल्फा, ठीक है, फिर बचा तुम्हारा बी के साथ क्या आएगा माइनस पी साइन अल्फा, तो ये माइनस ही कर देता हूँ, पी साइन अल्फा और कॉस वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा बचा पी के साथ क्या आएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है, तो पी के साथ क्या आएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये तो 1 ही हो जाएगा बेसिकली, ये तो 1 ही हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा इवेंचुअली ए पी कॉस अल्फा माइनस ये नेगेटिव है, बी पी साइन अल्फा माइनस पी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा एक, सॉरी +1, आई एम सॉरी +1, ठीक है, +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। अभी क्या कह रहा है, अभी एक और कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट 2 लाइन्स इंक्लूड एन एंगल, ये तो फर्स्ट 2 लाइन्स के बीच में एंगल क्या है π/4 है, तो वो भी देख लेते हैं क्या कहना चाहता है ये। 10 π/4 इज इक्वल टू ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का क्या निकालना है मेरे को, स्लोप निकालना है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कर दूं तो m मेरा आ जाएगा यहाँ से y ax, एक उधर पे जो -a/b, समझ आया ना क्या किया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया बस, ठीक है, तुम्हें आना चाहिए करना, मैंने अभी सिखाया था। m इज इक्वल टू क्या करूँगा मैं, x को उधर भेज दूँ, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन अल्फा, वो भी नेगेटिव में, ठीक है। अब करते हैं -a/b, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा अपॉन, ठीक है, अब क्या था 1
प्लस की जगह प्लस ही रहेगा, ठीक है, प्लस ही रहेगा, a बाई बी कॉस अल्फा साइन, ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। अब इसके आगे प्लस माइनस लगेगा, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस लगता है, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, माइनस ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा अपॉन नीचे देखो बी साइन अल्फा है, नीचे यहाँ पे भी बी साइन अल्फा है, तो कट जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो बचेगा क्या तुम्हारा, बी साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा, ठीक है। अब ये क्या है, प्लस माइनस वन है, ठीक है, ये क्या है, प्लस माइनस वन है, ओके। ये क्या है तुम्हारा, बेसिकली ये पर प्लस माइनस वन है। अब अगर तुम उधर भेजो इसको तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस बी साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा, ठीक है, ठीक है। बी साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा, देखो बी साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा, बी साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा क्या आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, तो पुट कर दो, पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस वन, बेसिकली प्लस माइनस वन ही लिख देता हूँ इसको, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, ओके। तो दो इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मुझे साइन और कॉस वाली टर्म हटानी होगी, तो कैसे हटा सकते हैं, स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को बस। तो स्क्वायर में किस तरीके से करूँ भाई, स्क्वायर किस तरीके से करूँ ये देखना पड़ेगा, तो वो देख लेते हैं किस तरीके से करना है, ठीक है। स्क्वायर का देख लेते तरीका। अब इसको स्क्वायर करने का तरीका क्या हो सकता है, ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, ठीक है, माइनस वन का स्क्वायर तो वन होगा। अब नीचे वाले को करता हूँ स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाले को स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा नेगेटिव प्लस बी कॉस अल्फा, ठीक है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को स्क्वायर में तो सारा प्लस हो जाएगा, तो ये वन हो जाएगा, ओके। तो देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दिख रहा है, और ऊपर दोनों पॉजिटिव है, तो जो 2ab वाली जो टर्म होगी ना वो इन दोनों में कट जाएगी एक्चुअली में, ठीक है, 2ab वाली टर्म कट जाएगी, तो मैं ऐड कर देता हूँ ना, तो ऐड कर दूंगा तभी तो कटेगी, तो ऐड करता हूँ स्क्वायर करके अगर ऐड करूंगा तो मेरा सिंपल क्या आएगा, ए कॉस अल्फा बी कॉस स्क्वायर अल्फा, ए कॉस स्क्वायर अल्फा बी कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, ले लूँ कॉमन, या फिर ऐसे करो ए कॉमन ले लेता हूँ बेसिकली, ठीक है, ए कॉस स्क्वायर अल्फा ए साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, देख रहे हो, ये तो वन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये भी वन हो जाएगा, बचेगा क्या, बी बचेगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, मैं लिखने की जगह डायरेक्ट लिखता हूँ और इन दोनों को प्लस कर दो तो टू हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टू हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टू, ठीक है। इतना समझ आया, इतना समझ आया या नहीं आया, आया, ठीक है, ओके। अब करते हैं कुछ आईआईटी की पीवाई को, देखो इसमें मैंने सिर्फ स्ट्रेट लाइन कवर की है, ठीक है, बाकी जो बचा कुछ चैप्टर है कोनिक सेक्शन का, ठीक है, वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे हम, ठीक है, ओके। चलो आईआईटी के कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है अल्फा बी ए रियल नंबर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन आपने नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं, हम क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक हमने पढ़ी है ना, ओके। और एंड पेयर ऑफ लाइंस ये है, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू वन है तो क्वाड्रेटिक है, तो पैराबोला बनना चाहिए, लेकिन इसका पेयर ऑफ लाइंस, तो पेयर ऑफ लाइंस कैसे बनेगी, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू वन है तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस वन है, तो एक हो जाएगा वाई इक्वल टू वन और एक हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस वन, तो ये दो लाइन की इक्वेशन बनती है, ठीक है, ओके। इतना समझ आ गया। अब ये कह रहा है ये पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, देखो कभी भी पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है ना तो पैराबोला कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा, ये तो ऐसा बनेगा। अब मैंने तुम्हें कैसे बताया था कि कैसा बनेगा, कैसे पता लगेगा, वो ए से पता लगेगा, ए की टर्म क्या है, पॉजिटिव है, तो पैराबोला अपवर्ड, नेगेटिव नहीं बनेगा, चलो इतना समझ आया। अब जब पैराबोला अपवर्ड ही बनेगा मेरा तो मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स में
y1 और y-1 दे रखा है तो अगर y1 और y-1 के बीच में होगा तो मेरा देखो कितने केस बन सकते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 पैराबोला ऐसा बनेगा पहला केस, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, पैराबोला ऐसा बनेगा। तीसरा केस क्या हो सकता है, पैराबोला ऐसा बनेगा। देख रहे हो, एक में कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, एक में 2 जगह कर रहा है, एक में 4 जगह कर रहा है। और भी केस हो सकते हैं, वो क्या, देखो पैराबोला सॉरी पैराबोला ऐसा बन जाए, ऐसा मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है बस, ठीक है। या फिर पैराबोला ऐसा बन जाए। तो कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, 0 0 2 4 1 3 1 2 3 4 0, ठीक है। यानी 4 तक हो सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 0 हो सकता है, ठीक है। मिनिमम 0 हो सकता है ओके चलो पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर मेरे को ये देखना है कि कितना ऊपर नीचे जा रहा है तो मैं क्या देखूंगा, मैं इसका वर्टेक्स देख लेता हूँ। वर्टेक्स में भी कौन सा, वाई वाला कोऑर्डिनेट, एक्स वाला जरूरी है क्या, कितना इधर उधर सरक रहा है मुझे नहीं देखना, मुझे ऊपर नीचे देखना है, समझ रहे हो। तो मैं क्या देखूंगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट। वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या था, -d/4a, ये तो हमें याद है, -d/4a। डी क्या था हमारा, b² - 4ac। अब यहाँ पे देखो b² क्या है, b क्या है, b है मेरा 4 sin अल्फा, तो 4 sin अल्फा का स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 4ac है 6 4 24, ठीक है, 4ac। ओके ओके ये हो गया अपॉन 4 नेगेटिव, अभी हो जाएगा मेरा 4 sin स्क्वायर अल्फा -6, ठीक है, और ये माइनस ये प्लस, ठीक है ये हो जाएगा। अब ये बच रहा है मेरा, बेसिकली मेरा बच क्या रहा है, ये बच रहा है, और वो क्या है मेरा -4 sin स्क्वायर अल्फा +6, ठीक है, ये बच रहा है डी। अब डी की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी डी की, देखो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, साइन की वैल्यू देख लेता हूँ। साइन की वैल्यू जब 1 होगी तो मेरी मिनिमम वैल्यू आएगी, कैसे, देखो 1 हो जाएगी तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इंगेज हो जाएगा, तो मेरी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। तो इसमें देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो मैक्स मिनिमम वैल्यू क्या है मेरी, 1 ले लेता हूँ, तो 6 - 4 क्या हो जाएगा 2, मिनिमम वैल्यू है 2, ठीक है। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 0 ले लो, तो मैक्सिमम 6 है। तो मेरा वर्टेक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मेरा वर्टेक्स जा रहा है 2 से लेकर ऊपर, 2 से लेकर 6 के बीच में ऐसे ऐसे जंप कर रहा है, ठीक है, ठीक है, इस साइन अल्फा के एंगल की वजह से, ठीक है, ऐसे ऐसे जंप कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरा इंटरसेक्शन तो 1 और -1 पे निकालना था मेरे को, मेरा इंटरसेक्शन तो 1 और -1 पे था, लेकिन इंटरसेक्शन हो रहा है क्या, क्योंकि ये तो 1 से ऊपर है, तो सॉल्यूशन कितने होंगे 0, सॉल्यूशन कितने होंगे 0। समझ आया, इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाओगे, बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, हो जाएगा, ठीक है, ओके समझ आया। ओके चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेसिकली ये हमें कॉनिक में करना था, बट इसमें कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला है, इसलिए मैंने करवा दिया। चलो कह रहा है लोकस ऑफ अ सर्कल, लोकस ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी एक सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। ओरिजिन से कैसे पास कर सकता है, ऐसे पास कर सकता है, ठीक है, ऐसे पास कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ओरिजिन को टच करके जा सकता है अब कह रहा है उसके सेंटर का लोकस, तो उसके सेंटर का ये है। अब ऐसे कितने सारे सर्कल हो सकते हैं, ये सर्कल ऐसे भी तो हो सकता है, ये सर्कल ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक है, ये सर्कल ऐसे भी तो हो सकता है, समझ रहे हो, डायग्राम खराब है पर समझ तो आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, 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 इसको रोटेट ही तो कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। तो अगर रोटेट कर रहा हूँ तो सेंटर भी तो रोटेट करेगा, ऐसे करके ऐसे करके सेंटर भी तो इसका रोटेट करेगा ना। तो अगर सेंटर भी रोटेट करेगा तो लोकस क्या करेगा, लोकस क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, लोकस एक सर्कल बनेगा ठीक है, ठीक है, लोकस क्या बन रहा है, लोकस एक सर्कल बन रहा है। ओके इतना समझ आता है हमें, इतना हमें समझ आता है, तो फिर ख़त्म करते हैं आज का यहीं पे, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। हमने क्वेश्चन किए, थोड़े क्वेश्चन देखे, थ्योरी देखी, ठीक है। इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आते आईआईटी में, ठीक है। इससे ऊपर अगर तुम पढ़ने जाते हो आगे के कॉन्सेप्ट, जैसे कि रिफ्लेक्शन वगैरह पार्ट हो गए, ठीक है, रिफ्लेक्शन वगैरह की चीज़ें नहीं आती है, ईजी पार्ट आता है, ईजी पार्ट जितना आता है उतना पढ़ो। अगर तुम आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो, अगर तुम जेई मेंस और एडवांस के लिए पढ़ रहे हो तो डजेंट मैटर कि भाई जेई मेंस और एडवांस के लिए तो भाई कितना भी पढ़ो कम ही होता है ना।
तो आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो, जितना है कंटेंट उतना ही पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। कुछ फ़ायदा नहीं है तुम्हें, आखिरकार तो वहीं पे जाना है ना। एक पेपर है 3 घंटे का, वो 3 घंटे तुम किस तरह से यूटिलाइज कर पाते हो, बात वहाँ पे फंस जाती है ना। उस 3 घंटे में सारी बात फंसी हुई है। अगर उस 3 घंटे से पहले की प्रिपरेशन ओरिएंटेड है तो चलेगा, ओरिएंटेड नहीं है तो नहीं चलता है, ठीक है। कितना कितना अच्छा कर लो कुछ नहीं होता, है ना। अगर तुमने अच्छे से नहीं किया है तो फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो, तो जितना करना है उतना करो, ठीक है। जितना, सिर्फ जितना ज़रूरी है उतना करो, देखो ज़्यादा करके फ़ायदा नहीं है ना। तो इतना ही कहना चाहूँगा, आज का सेशन ख़त्म करते हैं, है ना। चलो बाय बाय।